Yes, Amrita, you can start now. हेलो एवरीवन। योग ध्यान फाउंडेशन की सेकंड संडे की जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन में परिवार की भूमिका। तो मैं आज सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी आज हमारी मीटिंग में शामिल होने के लिए। आज की हमारी टाइप 1 डायबिटिक हीरो हैं मिस अमरजीत कौर। आज के हमारे स्पीकर में हैं डॉक्टर ज्योति कक्कर। आज के हमारे पैनलिस्ट्स में हैं डॉक्टर अंजू वीरमानी, डॉक्टर सृष्टिपुरी एंड मिस आशु जी। तो आइए चलते हैं डॉक्टर अनिल बेदवाल की ओर, जो वाईडीएफ के चीफ फंक्शनरी हैं। मैं चाहूंगी कि वो आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू अमृता। तो हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे योगदान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रमी छाबड़ा जी को और बिंदर छाबड़ा जी को, जिनके माध्यम से वैसे तो संस्था 1985 से स्टार्ट है, लेकिन उन्होंने फोकस करना समझा टाइप 1 डायबिटीज के ऊपर 2009 से। और तब से हर प्रकार का सपोर्ट टाइप 1 मैनेजमेंट के लिए जितना भी पॉसिबल होता है वो आगे से आगे बढ़ के देते हैं। साथ में उन सभी डोनर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो किसी न किसी रूप में हमारे साथ वाईडीएफ के साथ जुड़े हुए हैं, और जिनके माध्यम से हमारी जो वाईडीएफ की गाड़ी है उसको एक अच्छी रेस मिल चुकी है, एक एक्सीलरेशन मिल चुका है, जिसकी वजह से जो जर्नी हमने 2 बच्चों से स्टार्ट की थी आज 400 बच्चों तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा समय को ना यूज करते हुए हम चलते हैं अपने टाइप 1 हीरो की तरफ। अमरजीत। अमरजीत ने 2011 से हमें ज्वाइन कर लिया था, और काफी अच्छी हैप्पी फैमिली आज उनकी एक सभी के लिए इंस्पिरेशन है। अगर मनीष भी साथ में होते तो हम दोनों को देखते, उनसे भी पूछते किस तरीके से चल रही है। चलिए अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। Thank you so much, sir. Good afternoon, respected Jyoti Kakkar ma'am, Anju ma'am, Srishti ma'am, and Anil sir. Thank you so much, my all dear friends. मैं अमरजीत कौर टाइप 1, मुझे 28 ईयर्स से डायबिटीज़ है, मैं टाइप 1 हूँ। जब मैं 7 ईयर्स की थी 1995 में, मुझे मतलब बहुत सारे सिम्टम्स थे, बार बार यूरिन आना, भूख ज़्यादा लगना, वेट गेन हो रहा था, कंटिन्यू अनकंफर्टेबल मतलब फील हो रहा था। तो फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे धीरे धीरे टेस्ट हुए, सारे पता चला, तब मुझे पता चला कि मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ। फैमिली में कोई ऐसा मतलब हेरिडिटी नहीं थी, फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब डायबिटीज़ तो था ही नहीं किसी को भी। बट फिर भी उस समय इतनी समझ नहीं थी, और मम्मी पापा को भी इतना नहीं पता था कि डायबिटीज़ कैसे मैनेज करनी है। धीरे धीरे पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। HbA1c कभी 14% से कम हुआ ही नहीं मेरा, मतलब हर महीने मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, अलग तरह की दिक्कतें। उस समय फाइनेंशियली कंडीशंस भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, बार बार दिक्कत, कभी इधर भागना कभी उधर भागना, कोई नया डॉक्टर बता रहा है कि यहाँ जाओ, ये डॉक्टर अच्छा है, ये मेडिसिन लो, क्योंकि उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, कि मुझे नहीं पता था कि टाइप 1 मेडिसिन से भी कवर हो सकता है, नॉलेज नहीं थी। इंजेक्शन लगाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो बहुत पेनफुल था, बट करते 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 थोड़ी सी परेशानी हुई। जब मैं 16 ईयर्स की हुई, तब तक तो मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। 16 ईयर्स की हुई, स्कूलिंग करी, उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा, जब मुझे आदत हो गई इन सब चीज़ों की, और मुझे ऐसा लगने लगा कि ये कोई एक बड़ी बीमारी नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इसको कंट्रोल करने लगी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसको इतना सा कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं इसे पूरा भी कंट्रोल कर सकती हूँ। मतलब इसे मैं अपने से ज़्यादा क्यों बड़े होने दूँ, मैं इसको छोटा करके दिखाऊंगी। तो ये करते करते मैंने बचपन से ही योगा वगैरह स्टार्ट किया, लेकिन उस समय इतना पता नहीं था कि योगा के बेनिफिट क्या होते हैं। किसी ने बोला ये करो वो करो, उतनी समझ नहीं थी, छोटी थी, योगा कर रही थी, पता नहीं था कि कितने स्टेप करने हैं, कैसा करना है, सांस लेनी है छोड़नी है, कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे बड़ी हुई, अपने आप को संभाला, कॉलेज लाइफ में आई, तब और ज़्यादा समझदार हुई। फिर इंजेक्शन लगाना मम्मा ने बंद किया, मैंने खुद स्टार्ट किया इंजेक्शन लगाना। स्टार्टिंग में पेनफुल था, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। शर्म आती थी सबके सामने कॉलेज में इंजेक्शन लगाने में, क्योंकि क्लास का टाइम होता था, ऐसा लगता था कि इंजेक्शन लगाना है सब लोग, और ऐसा होता भी था उस समय। मतलब कम से कम 18 साल पहले ऐसा ही होता था। हम कहीं पब्लिक प्लेस में इंजेक्शन लगा रहे हैं तो सब लोग ऐसे बोलते थे कि हाय क्या हो गया, क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं, मतलब इधर उधर, वो थोड़ा सा एम्बेरस फील होता था। तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, घर आके मैं रोती थी
पर फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, संभालना तो है अपने आप को, कि मैंने अपने आप को नहीं संभाला ना तो मैं मतलब कौन संभालेगा मुझे। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की, स्टार्ट की, योगा स्टार्ट किया, चीज़ों को समझना शुरू किया। 2011 में मुझे एक एनजीओ से पता लगा अनिल सर के बारे में, वाईडीएफ के बारे में। मैं वहाँ आई, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने फियांसी के साथ ही आई थी पहली बार वहाँ पे। मेरी शादी वाईडीएफ ज्वाइन करने के बाद ही हुई है। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, मैं पहली बार आई, मैं इतना हैरान हुई कि मुझे तो ऐसा लगता था कि इतनी भीड़ में शायद मैं ही डायबिटिक हूँ। पर जब देखा कि मुझसे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे डायबिटिक हैं और फ्रीली, मतलब बहुत कंफर्टेबल सही हैं, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ऐसी हूँ। तो बच्चे ऐसे कर सकते हैं तो मैं तो उनसे ज़्यादा कर सकती हूँ, उनको सिखा सकती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने क्लासेस में आना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक क्लास में आने के बाद जो मुझ में एक कॉन्फिडेंस आया है ना, वो मैं सच्ची बता रही हूँ, उस कॉन्फिडेंस को मैं लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊंगी। जिस तरीके से सब बच्चे एक दूसरे के साथ एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ऊपर से अनिल सर का सपोर्ट, उनकी गाइडेंस। मुझे याद है जब जब मैंने अनिल सर से कोई भी इवन छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम पूछी है ना, सर ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि बताएंगे या कल बताएंगे, उसी टाइम उसी चीज़ को। और खाली मुझे नहीं, ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है, तो सर ने सभी बच्चों को इक्वल होके समझाया। थैंक यू सो मच अनिल सर। अच्छा, मेरी लाइफ में ऐसा भी क्वेश्चन आया, मुझे कई लोगों ने पूछा, वाईडीएफ में भी कई पेरेंट्स ने पूछा, स्पेशली गर्ल्स की मदर ने, कि मैम आप कैसे मैनेज करते हो, आपकी शादी कैसे हुई, आपके इन लॉज ने कैसे एक्सेप्ट किया आपको, उन्हें पता नहीं था। तो मैंने उन्हें यही बोला कि जब से मैंने अपने आप को संभालना सीखा है, जब मैं खुद अपने आप को संभालने लगी, सामने वालों को पता चला ना कि मैं कंफर्टेबल हूँ अपने आप को संभालने में, तो मैंने इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर किया, मैं अपने आप को संभाल पाई कि शादी के बाद भी मैंने अपने आप को मैनेज किया। मैं आज भी करती हूँ, फैमिली भी देख रही हूँ। मेरी एक बेटी है, 9 इयर्स की डॉटर है। जब वो हुई थी उस समय पहले तो डर था, जब प्लानिंग कर रहे थे कि क्या होगा, क्योंकि लाइफ टाइम का क्वेश्चन था। बट धीरे धीरे मुझे मेरे डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप इसको कंट्रोल में रखते हो हर चीज़। फिर मैंने डॉक्टर के अकॉर्डिंग की, तो टच वुड मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो 9 इयर्स की हो गई है एंड आर इन वेरी हैप्पी फैमिली। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। अगर मैं ऐसी होती तो वो लोग 1 दिन 2 दिन शायद उन लोगों को भी आदत हो जाती कि रोज रोज इस बीमार होती है। बट जब से मैंने अपने आप को संभालना सीखा है ना, तो मैं हैप्पीली रह रही हूँ उनके साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी नेक्स्ट बात है कि जब मैं वाईडीएफ में आई थी ना, तो मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला कि तेरे को तो पहले से ही योगा आता है, तो क्यों ज्वाइन कर रही है, हर संडे जाएगी वहाँ पे, क्या करना है। तो मैंने उन सबसे एक ही बात बोली कि योगा तो मैं करती हूँ और मैं घर में करती हूँ, लेकिन मैं अलग करती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे आता भी है योगा। बट जब मैं वाईडीएफ में जाती हूँ ना, अनिल सर की गाइडेंस मिलती है और सारे डॉक्टर्स की मतलब इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं ना। कई बार तो मुझे संडे होता है, मुझे ऐसे लगता है मुझे घर से पहले क्लास में भागना है कि मुझे मेरी फैमिली मिलेगी, अच्छा लगेगा सबसे मिलके। पेरेंट्स आपस में जो क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारी मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ से इतना कुछ नहीं सीखा जितना मैंने और बच्चों के पेरेंट्स से, जब वो क्वेश्चन करते हैं ना सर से और सर उसको आंसर करते हैं, वो मैंने सीखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टचवुड में आगे जब तक वाईडीएफ क्लास है तब तक मैं वाईडीएफ क्लास में रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच अनिल सर। मैंने अभी रिसेंट ही योगा का अपना कोर्स पूरा किया, टीचर ट्रेनिंग पूरी की है। मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ, मेरी टीचिंग लाइन में हूँ मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। इसलिए नहीं किए कि मुझे पैसे कमाने हैं, वो एक सेकेंड वे है। मेरे लिए ये सब करने का मोटिव ये है कि मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, बिजी रखने से मुझे खुशी मिलती है। और जिस काम से हम खुश होते हैं ना, उससे तबीयत वैसे भी अच्छी रहती है। तो हमें किसी भी काम को ना ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। मैं सब पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सोच के कि आपको इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन तो उन्हें लगाना है, नो डाउट वो ज़रूरी है, बट उन्हें हैप्पीली अलग तरीके से उनको समझा के कि आपके लिए ज़रूरी है, उन्हें डिपेंड बनाए। क्योंकि जिस समय मैं छोटी थी मेरे साथ कोई नहीं था मुझे समझाने वाला, ना मेरे फैमिली में कोई था, ना मुझे डॉक्टर्स का इतना सपोर्ट, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मुझे हर चीज़ के लिए गाइड करे या मैं अलग अलग क्लासेस लेती, ऐसा नहीं था। मुझे जो अपने एक्सपीरियंस मिला, मैं चाहती हूँ हर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें ये इस चीज़ के लिए सपोर्टिव बनाएं कि आपको आगे जाना है, आपको बड़े होना है, आपको खुद अपने आप को संभालना है। आज आप यहाँ हो, आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है,
तो अगर बच्चे इतना अनकंफर्टेबल फील करेंगे, पेरेंट्स के बिना नहीं रह पाएंगे, उन पर डिपेंड होंगे, तो वो कैसे अपने आप को संभालेंगे। और जिस तरह मैं अपने आप को मतलब इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ ना, ये जितना मैं आज बोल रही हूँ ना, आज से 10 साल पहले मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इस चीज़ के लिए मैं सर को बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि ये जो मैंने बोलना सीखा है ना, ये मैंने वाईडीएफ में आने के बाद ही बोलना सीखा है। थैंक यू सो मच ऑल, मैं सबको थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू ज्योति मैम, सृष्टि मैम और अनिल सर और सारे फ्रेंड्स को थैंक तुमने यू सो मच। वाकई मीटिंग को काफी हद तक पूरा करने की कोशिश की है, क्योंकि हम ये मीटिंग पेरेंट्स से रिलेटेड है, पर तुमने बताया कि बच्चे की भी जिम्मेदारी क्या होती है। अगर कहीं सपोर्ट नहीं है तो वो इंडिविजुअली खड़ा होकर के अपने आप को एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। पर इतनी खुशी का फायदा है कि अगर तुम्हारे HbA1c में इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही, तुमने कहा 14-15 जाता है। हाँ जी सर, मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं मतलब आज से कम 15 साल पहले, मतलब जब मैं 14-15 की एज में थी, तो मेरा 14% था, इससे कम कभी हुआ ही नहीं। हम्म। बहुत ज़्यादा हाई रहता था। उसके बाद धीरे धीरे जब समझ आने लगी, चीज़ों को समझने लगी, पता लगा, वाईडीएफ ज्वाइन किया। मेरे पास रिकॉर्ड है, जब से मैंने वाईडीएफ ज्वाइन किया है, उसके कुछ 1-2 महीने बाद से, जब से मैं 3 मंथ्स में HbA1c टेस्ट करवा रही हूँ, मेरा वो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आज भी मेरा HbA1c कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ज़्यादा परहेज कर रही हूँ तो 6.5 आ रहा है। 6.5 आने का मतलब है सिर्फ मेरे लिए, सबके लिए नहीं। 6.5 मेरा आने का मतलब ये है कि मैं चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं फिर भी नहीं खा रही हूँ, सिर्फ अपने HbA1c को कम करने के लिए। ऐसा नहीं है। मेरा HbA1c 6.9, 7.1 और 7.2, मैक्सिमम 7.5, मेरी रेंज इतनी ही रहती है। और पिछले कुछ सालों से ये मेरी रेंज इतनी ही है, ना इससे ज़्यादा होता है ना इससे कम आता है। तो मुझे ये पता है कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ। मैंने अगर कुछ खाना है, मेरे सामने वाला कुछ खा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब दुखी होके कि मैं नहीं खाऊंगी। अरे वो खा रहा है, वो नॉर्मल है, तो मैं भी नॉर्मल हूँ, मैं भी खाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने माइंड को सेट करूंगी कि मैंने उस चीज़ को डाइजेस्ट कैसे करना है, मैंने को अपनी एक्टिविटी कितनी बढ़ानी होगी, मुझे आने वाले शाम के खाने में और कल सुबह के ब्रेकफास्ट में अपनी चीज़ों को कैसे कम करना होगा कि मेरा ये पिज़्ज़ा खाया हुआ ये डाइजेस्ट हो जाए, मुझे प्रॉब्लम ना हो, मेरा शुगर हाई ना जाए। मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलती हूँ। मेरा इंजेक्शन का टाइम फिक्स होता है, मैक्सिमम 10 या 15 मिनट पहले या बाद में हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि मैं कहीं गई हूँ तो मैं इंजेक्शन भूल गई या मैं घर आके लगाऊंगी, 4 बज रहे हैं। मेरा इंजेक्शन का टाइम फिक्स है, सुबह 8:30, दिन में 2:30 और शाम को 8:30। ये मेरा फिक्स टाइम है, मैं हमेशा फिक्स टाइम पे ही इंजेक्शन लगाती हूँ। और HbA1c में मेरा सच्ची में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा। 13, यानी उस समय शुगर 700-600-700 तक भी चली जाती थी। हमेशा बॉडी स्टिफ रहती थी, कभी उठने का मन ही नहीं करता था। सामने वाला देख के बोलता था कि ये बच्चा बीमार है। वो चीज़ एक दिन मुझे बहुत लगी, जब मैं अपनी मम्मा के साथ कहीं कहीं गई, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपका बच्चा बीमार है। जब मम्मा ने बताया कि वो डायबिटिक है, तो वो पहले वाले पेरेंट्स का रिएक्शन यही होता था, हो इतनी छोटी सी बच्ची को डायबिटीज़ है। मम्मा बहुत रोते थे, क्योंकि पहले इतना होता नहीं था बच्चों में। मम्मा बहुत रोते थे। और मतलब मैंने बचपन से ही सोचा था कि कुछ तो करना है इस चीज़ को लेके। कभी कभी हो जाता है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं हमेशा से यही सोचती थी कि अपने आप को खुद संभालूंगी, डिपेंड नहीं होंगी। फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहेगा, पर डिपेंड नहीं होंगी कभी। ये करते करते धीरे 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 HbA1c को एक बार आया था 6.5। वो तब आया था जब मुझे थायराइड हो गया था और मेरा डाइट, ग्लूटोन, मतलब प्रोटीन वगैरह सब बंद हो गया था। तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो 6.5 आना था, क्योंकि डाइट ज़्यादा नहीं थी। पर उस समय भी मैंने थायराइड में, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप अभी दवाई मत लो, क्योंकि उतना हाई नहीं था, वेट लूज हो रहा था। पर डॉक्टर ने बोला था कि अभी थोड़े दिन और देखेंगे, आप देख लो। पर वो थोड़े दिन 15 डेज बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। उस 15 डेज में मैंने अपनी डाइट से थायराइड को कवर किया। एक सिंगल मेडिसिन ना लेके डाइट से कंट्रोल करके मैंने अपना थायराइड ठीक कर लिया। मतलब मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अगर आप डाइट से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो तो आप मेडिसिन क्यों ले रहे हो, अगर आप कर सकते हो, कोई और सिम्टम्स नहीं है आप में। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं डाइट से ही चलती हूँ। तो आज तक है कि कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं दोबारा डाइट से इसको कंट्रोल। तो डाइट को बहुत प्रेफर करती हूँ मैं, हर चीज़ में डाइट को बहुत प्रेफर। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ, मैं मीठा भी खाती हूँ, मैं स्वीट्स भी खाती हूँ, पर मैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करती हूँ। तो ऐसा है, जर्नी तो बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इतना छोटे में बताऊंगी कि लाइफ अब अच्छी चल रही है। और सभी वेरी। पेरेंट्स से बोलूंगी कि हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट्स में रहें।
जो लोग ये सोचते हैं कि हम 6 महीने डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमारी शुगर चल रही है तो वो चलेगी, डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा इंसुलिन ले लेना, कम हो जाए तो कम ले लेना, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें ऐसा, डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको हाई में ज़्यादा लेना है। वो हाई किस वजह से है वो हमको समझना चाहिए, और वो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपको क्यों हाई लेना। हो सकता है आपको चेंज करना हो, या आपको सूट ना कर रहा हो, आपकी इतनी यूनिट्स लेने से आपका लो जा रहा है, या आपका हाई जा रहा है। अब हाई जा रहा है उस इंसुलिन से, तो कई मैंने देखा है पेरेंट्स, मेरे सामने की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि हाई जा रहा है तो इंसुलिन की डोज 20 बोली थी डॉक्टर ने, तो 24 ले रहे हैं। ये गलत है। 24 लेने की बजाय आप डॉक्टर से बोलो, क्या पता आपका कोई इंजेक्शन चेंज होना हो, आपकी कुछ और, डॉक्टर ने कुछ और चीज़ें चेंज करनी हो, कुछ डाइट में कुछ चेंज करना हो। तो इंसुलिन लेना कोई अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा, मेरा शुरू से यही रहा है कि मैं अपने इंजेक्शन की यूनिट्स को कम करूं, वो बढ़नी नहीं चाहिए। मुझे स्टार्टिंग में लेंटेस लगता था, जब स्टार्ट हुआ था 16 यूनिट, उस समय शुगर हाई रहती थी। आज मैं लेंटेस ले रही हूँ 6 यूनिट, सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट्स। पहले इंसुलिन था मेरा 32 यूनिट्स, पूरे दिन का 32, अब मैं पूरे दिन में ले रही हूँ 16 यूनिट्स। तो मुझे फ़र्क है, मैं इस चीज़ को बहुत प्रेफर करती हूँ कि इंसुलिन हमेशा कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अच्छी हेल्थ के साथ कम होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कम कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू अमर जी, तुमने कई चीजें इंस्पिरेशन वाली बताई भी है, लेकिन कई क्वेश्चंस भी हमने हमारे दिमाग में तुमने खड़े करे हैं, वो तुमसे जरूर पूछेंगे ड्यूरिंग द पैनल टाइम। और रियली बहुत अच्छी जर्नी रही, और ऐसी जर्नी चलती रहे, ऐसे आप खुश रहें, परिवार के साथ आगे बढ़े, और सभी के लिए आप एक हीरो वाली वैल्यू बन के रहें, और ताकि आपको देख के आपके नक्शे कदम पे सभी हीरो बने। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी। तो आज के टॉपिक, यस मैम, हमारी मैम। सर अगर मैं थोड़ा सा एक दो कमेंट्स करूं, जी मैम। अमरजीत की जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग है। हम सबको बिल्कुल इंस्पायर करके एनर्जाइज करेगी कि हम भी आगे बढ़े इसी दिशा में। और डायबिटीज हो चाहे ना हो, उनका जो प्रिंसिपल है लाइफ का कि बहुत डिसिप्लिन रहना, खाना ठीक से खाना, खाना अच्छा खाना, वो बहुत जरूरी है। पर उसके साथ साथ इंडिविजुअल वेरिएशन। अमरजीत की जिस समय डोजेस बहुत हाई थी, शायद इसलिए क्योंकि प्यूबर्टी में थी, और जैसे प्यूबर्टी खत्म होती है तो हमारी डोजेस नीचे आ जाती है। बहुत लोग अगर इससे ये सीख लें, कम से कम इंसुलिन लेना, मतलब आपने ठीक बोला बाद में कि अच्छी हेल्थ के साथ, बट अगर हम इंसुलिन को कम लेने की जबरदस्ती, भी भारी पड़ सकता है। इससे टोटली सहमत हूँ कि ज्यादा इंसुलिन नहीं लेनी चाहिए, वजन बढ़ता है, पर कम भी नहीं, जरूरत के हिसाब से शुगर को कंट्रोल करना। और थायराइड जैसी चीजें कई बार हम लोग समझते हैं कि डाइट से कंट्रोल जाती है। एक्चुअली अगर वो ऑटोइम्यून प्रोसेस है और बहुत ज्यादा सीवियर नहीं जाता, हम गोली के बिना मैनेज कर सकते हैं। पर जहाँ गोली की जरूरत हो, वहां पे बिल्कुल अवॉइड ना करने की कोशिश करें। क्योंकि एक चीज तो है, तो अब मेरे बाल घुंघराले हैं तो जरूरी नहीं कि सबके बाल घुंघराले होंगे, और मेरे बाल सफेद हैं तो सबके सफेद नहीं होंगे। तो हर एक को अपने बच्चे को और उसकी स्थिति को देख के ही काम चलाना पड़ेगा। और बच्चे की हेल्थ मायने रखती है, ना कि कंपैरिजन की। अमरजीत ने तो कहा था 24 यूनिट में काम चल जाता है, मेरे बच्चे को 30 यूनिट लग रहे हैं, मेरा बच्चा तो उससे भी छोटा है तो उसको 40 यूनिट क्यों लग रहे हैं। प्यूबर्टी में एक 40 किलो के बच्चे को 80 से 100 यूनिट भी लग सकता है, और फिर वो नीचे आ जाता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हम अगर, बहुत इंस्पायरिंग था अमरजीत, बहुत अच्छा लगा सुन। थैंक यू मैम। मैम यही चीजें थी जो, लेकिन एक बात इन्होंने ये भी अच्छी कही। और अमरजीत, इस बात पे याद रखिए, जब भी तुम HbA1c कराओ, अपना क्वार्टरली अपना थायराइड जरूर कराओ, ठीक है? यस ताकि कभी ऐसी चीज जरूरत हो तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग चलें। हाँ जी। सेकेंडली, शायद अमरजीत ने इसीलिए कहा है कि हर 3 महीने में जरूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि वो कई चीजें जानता है। हम मेडिकल साइड से नहीं जुड़े होते तो हम अंदाजा लगाते हैं हर चीज का, कि शायद इसलिए जाना जरूरी है, लेकिन ये बात सच है कि हमें जाना चाहिए। क्योंकि कैसे हमारा एज चल रहा है, क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट गया, तो उसके हिसाब से वो डॉक्टर ही है जो हमें अच्छा मैनेज रख सकते हैं। तो वो हमारी एक तरीके से लाइफ लाइन के साथ चलनी चाहिए चीजें, बुढ़ापे तक हमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बड़े सीनियर हो गए तो जाना छोड़ दें, जस्ट डिस्कस करने जाएं, लेकिन जाएं जरूर। बिल्कुल। तो आज के जो हमारे खास मेहमान एज ए स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम सुनने के लिए बहुत बहुत वेट कर रहे हैं, तैयार हैं। इस डॉक्टर ज्योति कक्कर मैम।
राइट। नमस्कार सबको, अभिनंदन। बहुत अच्छा लगता है वापस आके। और सबसे पहले वाईडीएफ के लिए मैं मेहमान नहीं हूँ अब। मेरे को कभी लगता ही नहीं कि वाईडीएफ और मेरा रिश्ता मेहमान वाला है, मेरा परिवार है। और जैसे आपने शुरू में कहा, मेरे को लगता है मुझे आप सबकी ज्यादा जरूरत है। अनिल जी, थैंक यू टू एवरीबडी। एंड डॉक्टर विरमानी, सृष्टि आज मेरे साथ पैनल पे हैं। और बहुत अच्छा टॉपिक है, रोल ऑफ फैमिली इन मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। और जब अमरजीत को सुन रही थी और अमरजीत ने कहा कि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरे इन लॉज बहुत कोऑपरेटिव हैं, हाँ, इनके अंदर कितनी डेप्थ है इन शब्दों में, कैसी कोऑपरेशन है। शायद बाद में हम इससे फिर बात करेंगे थोड़ी देर। हाँ, किस तरह उनका सहयोग इसको आगे बढ़ाता है। सो आज जो हमारे सामने ये यंग सी लड़की दिख रही है, कितनी चार्मिंग, जिस तरह वो बोल रही है, इसके पीछे बहुतों की मेहनत है, इसका खुद का बढ़ना और साथ में औरों का। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कई तरह से। और जब मैं 15-20 मिनट बोलूंगी और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर विरमानी, डॉक्टर सृष्टि इसके ऊपर अपने जहां जहां मेरी कमियां रहे उसके ऊपर पॉइंट्स ऐड करें और विस्तार में बताएं। तो जब मैं ये पूरा खत्म करूंगी, मुझे लगता है आप जरूर कहेंगे कि कोई नई बात नहीं है, जो जो सुना आज ही हमने पहले भी सुना है। लेकिन जीवन ऐसा ही है कि हमें बार बार अपना पाठ खुद पढ़ना पड़ता है कि क्या चीजें मैंने छोड़ दी हैं, क्या चीजें मैं आज भी लेके चल रही हूँ। एंड इससे भी ज्यादा जरूरी है कि इनमें से कौन सी चीजें मेरे घर पे अमल की जा रही हैं। ये एक रिविजन सेशन है, तो सबके पास अगर पेन और पेंसिल है ना, जरूर कोई एक लाइन होगी जो आज आप कहेंगे कि हाँ, आज की लाइन ये मेरे को लेके जानी है, इस चीज पे मुझे सोचना है, या ये चीज है जो हम इस सेशन में बाद में ऐड कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज इसको बारीकी से जब हम देखेंगे कि रोल ऑफ अ फैमिली क्या है, तो इस पे हम बाद में जरूर अपना आइडिया दें, टिप्पणी दें, एक लाइन लिखें जो अमल करना चाहेंगे हम। तो ये सबके एक्सपीरियंसेस हैं जिनको जोड़ के मैं आज ये सेशन ले रही हूँ। कई परिवार बहुत परेशानी में आते हैं। कई बारी अनिल जी से बात होती है, वो कह रहे थे एक बच्चा आया, बहुत परेशान थे माँ बाप। तो ये जब परेशानी बन जाती है ना, इससे पहले भी कुछ चीजें हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं। सो अमर जी, तुम्हें थैंक यू करते हुए कि तुमने कहीं नहीं कहीं एक इंडिकेशन दी कि रोल ऑफ अ फैमिली कितना जरूरी है। ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट स्लाइड। हम किस तरह के परिवार हैं? So let's go to the next slide. अनिल जी, हाँ, मुझे अपने परिवार को समझना है और डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। क्या हम जॉइंट फैमिली हैं? दादा दादी भी साथ रहते हैं, चाचा चाची साथ रहते हैं, नीचे के फ्लोर पे रहते हैं, उनके भी बच्चे घर में हैं, परिवार बड़ा है, 4 या 5 कजन्स इकट्ठे रहते हैं, नीचे हर वक्त चिप्स के पैकेट आते हैं, हर वक्त कोल्ड ड्रिंक आती है चाचा के घर। सो यू नो ऑल दीज फैक्टर्स, ये जब हम इनको देखते हैं, हाँ, तो हम इनका क्या कर सकते हैं। सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों में एडवांटेजेस भी तो बहुत हैं। जब आप इकट्ठे भी रहते हो तो उसके पॉजिटिव भी बहुत हैं। जब माएँ काम करने जाती हैं तो दादी, कितने सारे घरों में दादी ही इंजेक्शन लगा रही हैं, दादू लगा रहे हैं बच्चों को, तो वो केयर गिविंग भी है। और जब हंसी खुशी से हमने देखा है इसी वाईडीएफ के प्रोग्राम्स में कि कई बारी दादा दादी, पापा मम्मी और बच्चे सब इकट्ठे आते हैं, तो वो एक नजरिया है जिससे हमें परिवार को समझना है कि मेरे परिवार की स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे कौन सी चीजें हैं जो बढ़ सकती हैं। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं जहाँ कहा जाता है कि दादा दादी को कम से कम पता लगे इंसुलिन कितनी लग रही है, उनके सामने बात नहीं करो, बताने की क्या जरूरत है। हाँ, बच्चे को सिखाया जाता है कि अगर रिलेटिव्स के घर जा रहे हो तो बिल्कुल नहीं बोलना कि तुम्हें डायबिटीज है, घर से खा के जाओ, वहां चुप रहना। सो हाउ मच आर वी गोइंग टू ओपन अप, कितना हम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बिकॉज परिवार का एक साथ होना ही बहुत जरूरी है डायबिटीज की मैनेजमेंट में। आगे हमारा पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? जितने पेरेंट्स आज यहाँ बैठे हैं ना, 4 या 5 शब्दों में आपको जरूर लिखना चाहिए कि आप किस तरह के माँ बाप हो। माँ बाप तो हर तरह के हैं। कई कहते हैं होने तो जो हो रहा है, मैं लीस्ट मेरा काम है दवाइयाँ, इंसुलिन लाना, लगाना, बेसिक। उसके आगे उनकी बच्चे के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम कहते हैं बड़ा निग्लेक्टफुल स्टाइल है। लेकिन ये बहुत कम है। ज्यादातर पेरेंट्स हैं जो बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से बच्चे के साथ काम करते हैं,
और फैसले, कंट्रोल, रूल्स, रेगुलेशन सब बनाते हैं कि खाना तुम्हें 3 बार टाइम पे खाना है, एक्सरसाइज तुम्हें जरूर करनी है। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी पेरेंट्स योगा खुद करते हैं जुड़ के, कि हम भी करेंगे तुम भी करो। एक्सरसाइज की शुरुआत ऐसी है, ऐसे ही हम सिखाएंगे बच्चों को। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। कितने हम पोस्ट देखते हैं व्हाट्सएप पे जहाँ बच्चों की इतनी अचीवमेंट्स हैं और माँ बाप उनके पीछे पूरा एफर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी माँ बाप हैं और ऐसे भी हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और फिर उसके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चे को डर के रहना पड़ता है। नहीं, घर में ये नहीं आएगा, तुमने ये कभी नहीं खाना, ऐसे रहना है। तो ऐसे बच्चों की भी फिर हम देखते हैं कि कई बारी प्रॉब्लम्स दूसरे तरह की होती है कि वो छुप के खा लेते हैं, घर में पता ही नहीं लगता, बाहर खाना खा लिया, मीठा खा लिया, घर में नहीं बताया क्योंकि बहुत डांट पड़ेगी। तो ये वाले भी पेरेंट्स हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि शुगर लेवल्स भी बच्चे कहेंगे जैसे जैसे बड़े होंगे कि बताने नहीं है मम्मी पापा को। तो हर तरह के परिवार हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं काफी हद तक। तो परिवार किस तरह चलता है, परिवार को कौन चलाता है, डायबिटीज कंसर्न है, इसके ऊपर मैं आगे कुछ स्लाइड में बात करूंगी कि हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। और आखिरी पॉइंट, लड़ाई झगड़े। घरों में जो हमारे मन मुटाव होते हैं, चाहे वो सास बहू के हैं, चाहे वो बड़े छोटों के बीच में हैं, उनकी भी एक रिफ्लेक्शन बच्चों की लाइफ पे आती है। तो हमें बहुत अच्छे से आज सोचना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद हम क्या चाहते हैं कि ये बच्चे जो हमारे हैं, चाहे डायबिटीज हो या ना हो, हम उनको किस तरह का ह्यूमन बीइंग, किस तरह का इंसान बनाना चाहते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उत्तरदायित्व है, इसको समझते हुए आज के सेशन में हम अपने समझे कि हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और जो यहाँ पे यंग बच्चे हैं ना, जो 15 साल से ऊपर हैं या 20 साल से ऊपर हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी इस पे बात करें कि क्या चीज है जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है अपने मम्मी पापा के वे ऑफ डीलिंग में। बहुत अच्छा होगा, हमें बताओ कि आपके साथ क्या होता है। मम्मी हेल्प कर देती हैं कभी कभी इस चीज में, मम्मी ऐसी डाइट बनाने में हेल्प करती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फंक्शन टुगेदर। ये तो इस तरह हाथ हैं जो इंटरलॉक्ड है बिल्कुल। डायबिटीज में जैसा हम इंटरलॉक हो जाएंगे ना आपस में कि ये चीज यहाँ जाके ही रुकेगी, मैंने ये करना है, इस तरफ से ये मुझे हेल्प चाहिए। इस तरह ही डायबिटीज को हम नियंत्रण में ला सकते हैं और उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। मैं तो यही वर्ड यूज करूंगी कि विजय पाना। अमरजीत ने यही दिखाया कि शी कैन विन ओवर हर सिचुएशन। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इसने आगे बढ़ के खुद ही फैसला करा कि मैंने इस चीज को नीचे। मैम आप ज्योति मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉरी। कैसे हो गया? अच्छा, मेरा हाथ पे। जी, अगली स्लाइड। वेल अंडरस्टूड, सबको पता है 3 मेजर चीजें किस तरह का हम डाइट ले रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में खाना किस तरह का बनता है। डॉक्टर विरमानी इतना भी पूछती हैं कि टोटल आपका रिफाइंड ऑयल कितना लगता है, कितने सदस्य हैं घर में, कोई काम करने आते हैं तो वो भी खाना आपके साथ खाते हैं। तो ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी ये देखती हूँ कि हमारे घर हम डिब्बे के ऊपर खोलते ही लिख देते हैं डेट की, किस दिन से वो ऑयल यूज हुआ। अगर 2 तरह का ऑयल है तो उस पे वहीं पे मार्कर काला पेन रखा हुआ है और हम लोग डेट जरूर लिखते हैं। और अगर वो जल्दी खत्म होता है तो मुझे पता होता है कि ये क्या कारण है। बीच में मेहमान ज्यादा थे, गेस्ट ज्यादा थे, या घर में मठियां तल रही थी। दिस हैज टू बी कंट्रोल्ड। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट को, मैंने कई बार कितना अपने को रिविजन्स में डाला है कि किस तरह का खाना हम खा रहे हैं। डायबिटीज वाले बच्चे के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है कि हमारी खुराक कैसी है, उसमें क्या जा रहा है जो सही है और क्या जा रहा है जो सही नहीं है। तो कितनी फाइबर आ रही है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एक तरह का परिवर्तन है जो एक परिवार में आता है कि आप अच्छा खाना खाते हो, जो हमारे लिए बहुत पौष्टिक है, हमें एक्टिव रखता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें इसके 100 फायदे तो वैसे ही दिखते हैं। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी फैमिली जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वहां पे मेरे ख्याल में सभी धीरे धीरे बीमार है, मेंटली बीमार है। क्योंकि
जहाँ फिजिकली आप एक्टिव होते हो वहां आपकी 100 चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती हैं। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट वहीं से आता है, आपके एक पूरा खुशी का एहसास जो दिन में आप शुरू करते हो थोड़ी सी योगा करके, वो दिन आपका अलग होता है। जिस दिन आप नहीं करते आपको लगता है आज कुछ मिसिंग है, मेरा शरीर आज उस तरह नहीं चल रहा। तो फिजिकल एक्टिविटी की शुरुआत किसने करनी है? अगर हम कहेंगे बच्चे ने, तो हमारा आंसर गलत है। फिजिकल एक्टिविटी की शुरुआत करनी है मम्मी पापा ने। वी हैव टू बिकम फिजिकली एक्टिव, एंड क्यों नहीं, हमारे को ही शुरू करना है योगा। अगर योगा सीखना है तो माँ बाप साथ करें, वॉक पे जाना है चलो मैं साथ चलती हूँ, तुमने साइकिलिंग करनी है चलो मैं भी थोड़ा सा पार्क में वहीं पे टहलूंगी। पार्टिसिपेटिव एक्टिविटी होनी चाहिए। बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं तो खुद ही जाते हैं, कोई स्विमिंग जाता है, कोई अपनी रनिंग पे जाता है, कोई योगा खुद करता है, लेकिन शुरुआत में हम सब एक है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी वो चीज मत करो जो बच्चा आपको करते हुए नहीं देखता। जा तू साइकिलिंग करके आ, जा तू फिजिकल एक्टिविटी कर, तूने कुछ नहीं करा। और माँ से या पापा से पूछो तो हमें टाइम नहीं मिलता। देयर इज नथिंग लाइक टाइम नहीं मिलता। अब लाइफ का ये लेसन तो सब लोग सीख रहे हैं, टाइम तो निकालने से ही बनता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जहां पे टाइम नहीं मिलता। उतने घंटे हैं दिन के, 24 घंटे। अगर आप बार बार पेपर पे भी लिख के उनको डिवाइड करके एक हफ्ते में अपना चार्ट बनाओ तो आपको पता लगेगा कि कितना समय है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, वो समय जरूरी है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप म्यूजिक सुन रहे हो, आंखें बंद करके शांत लेटे हो, आप अपनी एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो, आराम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप बेवजह उधेड़ बुन में जिंदगी जी रहे हो, इतने काम है मुझे, 100 काम है। मैंने कितने लोगों को सिखाया कि 100 काम पेपर पे लिख दो, तुम्हारे यहाँ ब्रेन से जाके पेपर पे हो जाएंगे 100 काम, और यहाँ पे शांति हो जाएगी। फिर वहां पे टिक करते रहो। ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इनको सोच सोच के बार बार खोलो मत अपने दिमाग को कि इतना कुछ करने को रहता है दिन में। हमेशा अगले दिन का रात को अगर आप लिख लो ये 5 काम मेरे जरूरी हैं, मुझे ये भी जाना है, बैंक भी जाना है, ये भी करना है, वो काम आपकी स्पीड में हो जाएंगे। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, ये डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस उधेड़बुन में फंसे हुए हो कि मेरे पास टाइम नहीं है फिजिकल एक्टिविटी का, तो उसमें आपको टाइम क्रिएट करना है। इसके लिए जरूर बहुत लोग हैं जो आपको मदद भी कर लेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। अगर आपकी वो ठीक नहीं है, आप अपने काम नहीं खत्म कर पा रहे, सोचों में डूबे हो, तो जीवन तो व्यस्त ऐसे ही बीतता जाएगा। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ इंसुलिन डोजेस। एनर्जी स्टार्टिंग दिस टॉपिक एंड इट इज इसमें बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम आती है हमारी इंसुलिन शुगर लेवल्स हाई जाने के पीछे या बहुत लो जाने के पीछे, वो हमारी डोज मैनेजमेंट है। और ये हम एक बार नहीं सीख सकते, हमें बार बार सीखनी पड़ती है। बच्चे की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में फिर करेक्शन करना पड़ता है। कितनों को अभी हमारे को करेक्शन फैक्टर सीखना है, इंसुलिन कितनी देर पहले लगानी है, कितना गैप देना है, कितनी तरह की इंसुलिन है, और सबके एक्शंस अलग हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वन एस्पेक्ट विच इज नॉट अ टॉपिक फॉर टुडे, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर हमारे को किसी को भी यहाँ प्रॉब्लम है तो आज इस सेशन के बाद हम अनिल जी को फोन करें और कहें जी हमारे को कनेक्ट कर दीजिए टू अ डायबिटिक एजुकेटर, या इसके ऊपर सेशन अलग से करवाइए। इसमें गलती करना बड़ी गलती है। इसमें से कोई भी चीज हमारे नॉलेज के उसमें अगर नहीं है तो ये हमारा सीखने का काम सबसे पहले ये आज होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जब ये सेशन के ऊपर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, जब हम इस सेशन के ऊपर तैयारी कर रहे थे तो ये स्लाइड मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली किस तरह इन्फ्लुएंस करती है हमारे आउटकम्स। मम्मा वर्किंग है, मम्मा हाउसवाइफ है, पापा बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, तो हमें गुस्सा आता है पापा तो बिल्कुल टाइम नहीं देते, डायबिटीज बच्चे को है, उनकी जिम्मेवारी क्या है। तो यहाँ पे मम्मी पापा दोनों बैठे में हमारे पास। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कभी भी कोई रोल ऐसा नहीं है जो जिंदगी भर का हो जाता है कि जिंदगी भर मम्मा ने खाना बनाना है, जिंदगी भर पापा ने नहीं बनाना, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बहुत साल पहले, फिर आज डॉक्टर विरमानी मैं आपको कोट कर रही हूँ, डॉक्टर विरमानी ने मुझे कहा था 10, 15 या 20 साल बाद आपको खाना बनाने के लिए कोई मिलेगा नहीं। धीरे धीरे खाना बनाना जिम्मेवारी खुद की ही
होनी चाहिए, और हर बच्चे को भी आना चाहिए, हर मम्मी को भी, हर पापा को भी। बेसिक कुकिंग जो किचन की है, जो खाना हम बनाते हैं किचन में, अगर वो अपने हाथ से बने तो सबसे अच्छा, क्योंकि ऑयल हमारे कंट्रोल में, मिसाले हमारे कंट्रोल में, और स्वाद भी हमारे कंट्रोल में। हमारा ही स्वाद है, हम मुताबिक से ही डालेंगे सब सामान उसमें। सो कितना अच्छा है फ्लेवर्स, लेकिन जब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है ना, तो बहुत आसान है कि ब्लेम करो, तुमने ये नहीं करा इसलिए इस बार HbA1c हाई हो गया, तुमने खाने की चीजें बनानी छोड़ दी, घर में बाहर से ज्यादा आया, आपने ज्यादा ऑर्डर कर दिया, या कभी खरीद के ले आए समोसे, कोई भी चीज। ये ब्लेम गेम नहीं है, ये तो तीर कमान है। और ये तीर कमान मेरे को बहुत अच्छी एसोसिएशन लगती है कि एक फैमिली के अंदर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बो एंड एरो, कोई कमान बनता है तो ही तीर आगे दूर जाता है, कमान बनना जरूरी है। तो कभी हमें लगता है कि घर के आदमी तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो घर के आदमी तो कमा के भी ला रहे, ठीक है। अगर हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि आज शाम को 3 घंटे मैं नहीं हूं, आपने बच्चे को देखना है, तो वो देखेंगे। लेकिन हम दें भी ना, बोले भी नहीं कि ये हमें सहायता चाहिए, और फिर कुड़े, वो गलत है। आपको बोलना पड़ेगा, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर डायबिटीज को संभालना है घर में, अगर डायबिटीज के ऊपर हमने कंट्रोल रखना है, तो घर के सदस्यों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। पहले दिन से डॉक्टर पास गए, क्या सीखा, प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, इसके ऊपर मैं आई हूँ वापस, अगली बारी आप चले जाओ या हम इकट्ठे जाएं, आप उस चीज को बार बार कहेंगे तो ये कम्युनिकेशन ओपन होगी। शुरुआत आपने करनी है। आज जो भी माँ बाप इसको सुन रहे हैं, आप सोचो कि डायबिटीज के बारे में बात करना बिटवीन मम्मी एंड पापा बहुत जरूरी है। और फिर बच्चे से किस तरह करनी है वो मैं आगे बात करूंगी, बट एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी भी एक जगह रखने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो बंटनी चाहिए। चाहे दादी के साथ, कि कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है, जितने लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं सबका शुक्रिया करिए, और फिर उनको कहिए अगली बार भी ये करा दीजिएगा, बहुत अच्छा, आप ये वाली चीज करा दो, आप चार्ट मेंटेन कर लो शुगर लेवल का, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शुरुआत आपसे होगी। नंबर 1, आपको कहना पड़ेगा कि मुझे इस तरह की हेल्प चाहिए बच्चे को मैनेज करने में। आसान रास्ता नहीं है, जरूरी नहीं कि हमारे बोलने से एक बारी में ही परिवर्तन आए। परिवर्तन आएगा जब मम्मी पापा दोनों आपस में इस बात को समझेंगे कि डायबिटीज को पढ़ना, डायबिटीज की चीजें सीखना। एंड आई हैव सीन कि बहुत सारे फादर्स और मदर्स अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कैरी आउट करते हैं। कोई चीज जो इंसुलिन को खरीदना, उसके ऊपर मतलब कितनी चीजें मैंने देखा है कि फादर्स उसको स्टडी करते हैं, जो सेंसर लगाते हैं उनके पेरेंट्स को भी इतना कुछ सीखना पड़ता है। पंप जिन्होंने लगाया, फादर्स मेंटेन करते हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक मम्मा की जॉब है या पापा की जॉब है, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट जो कभी कभी रोल बदल सकता है। अब हमारा आ गया नेक्स्ट, हमारे इंटरैक्शन स्टाइल क्या है। जितना एक फैमिली डायबिटीज के बच्चे को जिस तरह पाल रही है, जितना वो इंटरैक्ट करेगी और आपस में जुड़ के रहेगी, उतना ही अच्छा होगा। और कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कोविड ने ये भी सिखाया कि हम बंद होके अंदर कितने महीने बिल्कुल अलग भी रहे, जहां हमारे बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, हम एक परिवार की तरह रहे। और उस परिवार में कईयों की जीत हुई, बहुत अच्छे से लोग रहे अपनी, किसी ने बर्तन धोए, किसी ने खाना बनाया। सो वी हैव लर्नड कि हम नेगेटिव तरह भी जा सकते हैं, हम पॉजिटिव तरह भी जा सकते हैं, हम लड़ लड़ के एक दूसरे को गुस्सा भी कर सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिवली भी रह सकते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? कौन ये फैसला करता है कि हम किस तरह रहना चाहते हैं? कौन ये सिखाता है कि मेरे अंदर एक संयम की जरूरत है? कुछ मुझे लोगों की पॉजिटिव चीजें भी मिलेंगी, कुछ नेगेटिव भी मिलेंगी। तो आज का सेशन का एक मेन पॉइंट है कि ये फैसला आपका खुद का है। आप किस तरह का माहौल, किस तरह का परिवार बच्चे को देना चाहते हो, जहां आप टेबल पे ही अपने गुस्से निकाल रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, चीजें तोड़ रहे हो, फेंक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। एक नेगेटिव बिहेवियर आप अपना कैसे मैनेज करते हो? किसको गुस्सा नहीं आता? आज मैं अगर कहूँ हाथ ऊपर करो तो सब ऊपर, सबसे पहले मेरा। गुस्सा तो आता ही है, किसको नहीं आता? आता है ना बेटा, बिल्कुल, हैंड ऊपर। अमर जी, तुम्हें आता है कभी गुस्सा? आता है, अंदर से हमें आता है। लेकिन गुस्से को कहाँ ले जाना है, उसको कैसे चैनलाइज करना है, या उसको उसी वक्त निकाल देना है? तो ये तो वही चीज है जैसे हम कम्युनिकेशन में सिखाते हैं ना, कि टूथपेस्ट की ट्यूब
टूथपेस्ट बाहर निकाला, अब मैं कहूंगी वापस डाल के दिखाओ, तो टूथपेस्ट में तो वापस डालने का कोई तरीका ही नहीं। आप कर लो टूथपिक से जितना भी, उसको उठा उठा के करोगे, कुछ भी करोगे, कम्युनिकेशन जो आपके मुंह से निकलता है वो कभी वापस नहीं जाते शब्द, वो ठोकर लगाते ही लगाते हैं जाके दूसरे इंसान पर। तो संयम बहुत जरूरी है। अगर आज हमारी एक और बात हम अपने पेपर पे लिख लें कि मैं गुस्सा निकाल के वापस सुनेगी 5 घंटे 6 घंटे या अगले दिन इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आप देखो आपके घर के कई मुद्दे वहीं के वहीं छुट जाएंगे। ये जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स है ना हमारे देश में क्या, सब देशों में, अब हमारी एनवायरनमेंट ही ऐसी है, कार किसी ने टच कर दी, ओहो, पहले देखेंगे भी नहीं मुड़ के, लेकिन पहले गालियां, हमारी अग्रेशन निकलती है छोटी छोटी चीजों पे। बिल्कुल कोई चीज हमारी ठीक नहीं होती, कि हमारी सब्जी आई खोली, सब्जी ठीक नहीं, इसी वक्त गुस्सा, सब्जी वाले नहीं। दैट इंस्टेंट रिएक्शन इज हार्मिंग यू। सबसे पहले ये आपको तंग कर रहा है, आपके अंदर कुछ हिला रहा है। तो हर चीज पहले 2 मिनट सोचो इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इस बारी ठीक नहीं आई, अगली बारी मैं खुद ले आऊंगी सब्जी, अगली बारी मैं कहीं और से मंगवा लूंगी, मैं ये कर लूंगी। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमने ही बनाने हैं। और ये जो एनवायरनमेंट में हम गुस्सा डाल रहे हैं, नेगेटिविटी डाल रहे हैं, इसको हमें बदल के पॉजिटिविटी डालनी है। और घर की पॉजिटिविटी बड़ों से शुरू होती है, बच्चे बाद में उसमें आते हैं। आपने तो परिवार, आप पहले से थे, तो पॉजिटिव बिहेवियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉजिटिव बिहेवियर्स में सुबह उठ के सबको एक दूसरे को विश करना कितना जरूरी है। हम में से कितने हैं जो गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, चाहे दादा दादी। एक जो पहली आवाज घर की होती है ना एक दूसरे की प्रति, वो सारा दिन बताती है कि कैसा चले। ठीक है ना। तो हम कौन सिखाता है? मेरे घर मेरी पोती है छोटी सी, तो हमने सिखाया ना कि आते ही सामने गुड मॉर्निंग, तो वो गुड मॉर्निंग ऐसे भी बोल सकता है कोई बड़ा उसको वापस, लेकिन दूसरा कहेगा, जब वो इतने प्यार से कहेगी गुड मॉर्निंग कैसे हो बेटा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन अ होम, राइट। नाउ व्हाई डू वी नीड, हमें जरूरत है क्या ये पॉजिटिव फ्रेमवर्क की, ये पॉजिटिविटी बनाने की? आप सब कहेंगे इतनी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, और फिर ये बात करी जा रही है। परेशानियां जिंदगी भर रही, परेशानियां तो जिंदगी लाइफ का रोलर कोस्टर है, वो तो कभी छोड़ेगा नहीं। किसी को किसी तरह की है, किसी को दूसरी तरह की है। सो ये जो हमारा पूरा लाइफ पैटर्न है, ये तो परेशानी आती रहेगी। लेकिन परेशानी को हम घर देते हैं, अपने घर में जगह देते हैं, वो हमारे ऊपर है। और कितनी देर के लिए देते हैं वो भी हमारे ऊपर है। तो थोड़ा सा एफर्ट हम सबकी तरफ से होगा तो उसका इफेक्ट हमारे बच्चों की लाइफ पे आएगा। दे विल हैव अ मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि भाई अब ये जो पॉजिटिविटी है ये हमारे घर आ रही है। तो ये आज हमारा स्टार मैसेज है कि हम अच्छा बोलना सीखें, हमारे वर्ड्स अच्छे हों एक दूसरे के प्रति। सोच को तो हम रोक नहीं सकते, नेगेटिव आ भी सकती है, गुस्सा भी आ सकता है अंदर, लेकिन उसको उसी वक्त नहीं निकालना, उसको समझ के उस चीज को हल करना है। कि मेरा गुस्सा, पहले तो मैंने बरस के डांट लगा दी कि तुम्हारे नंबर क्यों इतने कम आए, पेपर लाए हो तुम, कॉपी फेंक दी, गुस्सा करा। लेकिन अगर आप बाद में सोचोगे कि नंबर कम क्यों आए, तो उसके 100 कारण हो सकते हैं। वो आपके घर से भी जुड़े हो सकते हैं, वो स्कूल में भी हो सकता है बच्चे की अटेंडेंस कम थी। उस चीज को पहले समझे तो सही। इसलिए एक और स्टार मैसेज है कि मदद लेनी बहुत जरूरी है। औरों से मदद जरूर लें जहां पे आप ले सकते हो। टीचर के पास जाओ, समझो कि रिजल्ट क्यों खराब हुआ। लेट अस लर्न कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। मुझे समझना है कि बच्चे की परफॉर्मेंस अप डाउन क्यों हो रही है। तो इंस्टेंट रिएक्शन से अच्छा पहले चीज को समझें। तो ये, इसको मैंने लास्ट पॉइंट डाला है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हर प्रॉब्लम का हल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल नहीं है। आपको लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे घर में ये परिवर्तन नहीं आ सकता, इट इज नॉट अबाउट दैट। क्योंकि जब भी हम निकलते हैं डॉक्टर की क्लिनिक से, जब भी हम निकलते हैं, हमारा काम वहां से शुरू होता है। डॉक्टर का काम क्या था? आपकी पूरी बीमारी को समझना, आपको पूरी गाइडलाइन देना कि इंसुलिन इतने यूनिट लगाइए, ये आपका करेक्शन फैक्टर है, एक्सरसाइज, डाइट, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट होती है। लेकिन आप उसको एक फाइल में जाके घर में रख देते हैं। जीते औसी हैं जो पिछले 3 महीने 6 महीने से जी रहे थे, आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। सो टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, आपको ये सारी चीजों पे सोचना है और फिर
तरीके निकालने हैं। मैं तो 3-4 तरीके ही बता रही हूँ या 5 तरीके बता रही हूँ। कौन सा तरीका आप अपने घर में लाएंगे जिससे दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव हो और एक पॉजिटिविटी क्रिएट। नेगेटिविटी है लेकिन उसको हमें सॉल्व करना है और धीरे धीरे सोचना है कि उस चीज को हम हर वक्त ही मेन चीज ना बना दे, टेबल पे टेबल की डिस्कशन ही वही हो। नहीं, खाने के समय डिस्कशन दूसरी भी हो सकती है। बहुत कुछ है जो पॉजिटिव है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सिर्फ मैं एडोलेसेंस पे ही थोड़ा सा बोल रही हूँ और मैं 5 मिनट ही और लूंगी, पूरे 5-7 मिनट मेरे ख्याल में इतना टाइम होगा। ठीक है अनिल जी, प्लीज स्टॉप मी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस जी, तो एडोलेसेंस वाला अगर हम टाइम लेना तो अभी डॉक्टर बिरमानी ने कहा कि एडोलेसेंस वाले टाइम में बहुत इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 80 यूनिट तक लगते हैं बच्चों को। क्यों ऐसा है? एडोलेसेंस में हमारी हार्मोन्स बच्चों की एक्टिव होती है, लेकिन ये हार्मोन एक्टिव होने के साथ साथ बहुत कुछ होता है। 11 साल का बच्चा होता है और कहा जाता है कि अरे उसके तो सींग निकल आए, हॉर्न्स बहुत है, बहुत गुस्से में है, बहुत मूडी है, हर चीज में गुस्सा खाता है, रिवोल्ट करता है। हाँ, तो छोटे बच्चों जो अगर आप सुन रहे हो तो हम लोग आपकी समस्या समझते हैं। आप तो जानबूझ के नहीं कर रहे ये बातें, आपकी हार्मोन्स एक्टिव है, आपका बहुत कुछ बदल रहा है, जिसमें कि कई बारी पेरेंट्स के साथ बात करने का तरीका बदलता है। ये टाइम ट्रांजिशन का है। 11-12 साल से 18 साल तक आप बड़े हो जाओगे, कद निकलेगा, लंबे हो जाओगे, बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे। तो इसलिए ये जो चेंजेस हैं, इसके साथ डायबिटीज भी आपको कभी कभी तंग करती है ज्यादा। तो इसके ऊपर समझना बहुत अच्छा है। तो एक फैमिली को बहुत जल्दी समझना चाहिए कि अब ये मेरे आगे वाले 7-8 साल बहुत क्रूशियल है मेरे बच्चे के लिए। एंड आपको बहुत लोग इसमें गाइड कर सकते हैं, डॉक्टर गाइड कर सकते हैं, डायबिटीज एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, बहुत लोग गाइड कर सकते हैं कि इनके लिए तैयार रहो। चाहे डायबिटीज नहीं भी हो तो भी बच्चे की ये हम कहते हैं हरकतें सामने जरूर आती हैं। ये तो टाइम ही ऐसा है कि हर बच्चा इसी में कहते हैं एज ऑफ एडवेंचर, एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, सारी मस्तियां यही शुरू होती हैं। क्योंकि दोस्त ज्यादा प्यारे हो जाते हैं माँ बाप से, उनकी कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। मम्मी पापा तो स्ट्रिक्ट हैं, दोस्तों ने कहा ये करो, दोस्तों ने कहा ये खाओ चिप्स के पैकेट, दोस्तों ने कहा ये चीज ट्राई करो, सब कुछ दोस्त, पीयर ग्रुप सबसे पहले दिखता है बच्चों को। और बच्चे सोचते हैं ये मम्मी जो पीछे पीछे बार बार वो मेरे को रिपीट करती है बहुत इरिटेटिंग है, मम्मी ने इतनी पीछे जिद पड़ी हुई है कि एक्सरसाइज जरूर करनी है। तो इतने बच्चे मुझे मिले जो कहते हैं कि ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगती कि मेरे को मना करते हैं मोबाइल फोन पे टाइम नहीं बिताना, एक्सरसाइज करो, मुझे नहीं करनी। तो उसी चीज पे गुस्सा आने लगता है जो उनको बार बार कही जाती है। तो इसके लिए हमें बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो अगर डायबिटीज है बच्चे को, कुछ चीजें राइट ही है और राइट ही रहनी चाहिए, उस पे आपने रास्ता नहीं खोलना। दैट इज, कई बच्चे कहेंगे मुझे सुबह और रात को इंजेक्शन लगाना है, बीच का नहीं लगाना, नॉट एक्सेप्टेबल। इंसुलिन अगर मल्टीपल डोज है तो 3 बारी लगेगी लगेगी, चौथी भी लगेगी अगर शाम को आपने स्नैक खाया। तो बच्चों के साथ ये जो हमने फैसले करने हैं मिलजुल कर, ये बहुत जल्दी शुरू हो जाने चाहिए। ये जो माइंड है ना, इसको ट्रेन करना है। आप माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हो या माइंड आपको कंट्रोल कर सकता है, मास्टर योर माइंड हम कहते हैं। तो माइंड को मास्टर अगर बच्चे को करवाना है तो वो तो और ही बात है, हम तो बड़े हो गए, लेकिन आपने अगर बच्चों को माइंड मास्टर करवाना है तो वो 9-10 साल पे आपको शुरू, उससे भी पहले कई बच्चे बहुत अवेयर और अलर्ट हैं जो अपनी डायबिटीज में इंजेक्शन भी खुद लगा रहे हैं, उनको बोलना है कि सब कुछ आप कर सकते हो लेकिन ये चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। शुगर टेस्टिंग, एक्सरसाइज और इंसुलिन के कितने इंजेक्शन, ये तो करना ही करना। और ये पॉजिटिव वे में जल्दी शुरू करें तो बेटर है। एडोलेसेंस आने से पहले ही आप एक तैयारी कर रहे हो कि मेरे बच्चों की ये चीजें मैंने एक जगह पे सेट कर दी। अब वो हरकतें तो बाकी यही होंगी कि मैंने खुद लगानी है, मैंने खुद इंजेक्ट करना है, फिर सुपरविजन भी नहीं चाहिए, खुद लगानी है। तो बच्चे धीरे धीरे अपने लाइफ को चैलेंज करते हैं, उनका बिहेवियर बदलता है, उनकी साइकोलॉजिकल चीजें बदलती हैं, उनका वे ऑफ मूड्स अपना देना, होमवर्क करना, स्टडी करना, सब कुछ का तरीका इस वक्त चैलेंज में आता है। तो कईयों के रिजल्ट भी खराब होते हैं और माँ बाप कहते हैं पता नहीं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अचानक 3 महीने से क्या हो गया। इसका एक आंसर है जिसको हमें सीखना है आज, वो है कि जो ये बढ़ता हुआ बच्चा है, जो टीनेजर है,
इसके साथ अथॉरिटी और दोस्ती दोनों लेके चलनी है, तराजू के दो पल्ले। वो हमारा दोस्त भी है। अगर हम बहुत कमांड में बोलें, जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी है कि ये मेडिसिन जरूरी है, ये खेलना जरूरी है, ये इस पे हम नहीं हिलेंगे। वो एक पेरेंटिंग रोल है जो आपको बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए। जितनी जल्दी आप करोगे टीनेज से, वो आपके लिए बेटर है। लेकिन दूसरा जो रोल है ऑफ मेकिंग अ फ्रेंड आउट ऑफ योर टीनेजर चाइल्ड, दोस्ती एक हद तक की। दैट मीन्स तुमने अगर कुछ खाया मुझे बता देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। एक्स्ट्रा इंसुलिन लगानी है। धीरे धीरे बोलो कि बेटा, अगर वो स्कूल में बच्चे किसी का बर्थडे भी था, आप लोगों ने केक खाया और कोल्ड ड्रिंक पी, तो आपको इंसुलिन लगानी है। सो ग्रेजुअली कन्वे टू हिम कि आई एम योर फ्रेंड। और अगर कभी कभी ये मौका आता है, तो अगर माँ बाप ये भी कह दे कि मुझे समझ आती है कि तुम्हें कई बार मुश्किल होती है डायबिटीज की वजह से पार्टी में जाना, मैं समझ सकती हूँ, तो ये लाइन बोलना जरूरी है। कई बारी चीजें बोल के भी बच्चे को अपना साथ सहयोग दिखाना जरूरी है। सिर्फ एक ऊंची आवाज में बोल दो, बच्चा सोचता रहेगा ये मैसेज का क्या मतलब है। नहीं, हमें बोलना है और बच्चे को बोलने का हक देना है कि वो भी हमें कुछ कह पाए कि स्कूल में क्या हुआ, बच्चों ने क्या कहा, मैम ने क्या कहा। हर चीज वापस अगर हमारे तक आएगी। आई एम सॉरी, अगर ये चीजें वापस हमारे तक आएंगी तो ये बहुत जरूरी। हेलो, हाँ, तो इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। मेरी ऑडियो क्लियर है जी? तो ये बहुत जरूरी है कि ये रास्ता दोनों तरफ से चले, कि मैं भी कुछ चीजें अपनी लाइफ के बच्चों को बताऊं और बच्चे मुझे बताएं। दोस्ती तभी बनती है। अगर मुझे भी कोई थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगी हाँ बेटा, आज मेरे को भी ये दिक्कत है। हेल्थ की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है घर में, अगर तुम्हें है तो तुम भी बताओ। तो ये कलेक्टिव बिहेवियर डेवलप करना पड़ता है बहुत धीरे धीरे। लेकिन जब ये डेवलप हो जाता है, तो आपका बच्चा वो नहीं करता चीट। चीट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एडोलेसेंट्स में, कि वो उन्होंने खा लिया और घर में नहीं बताया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारे घर में ये है कि वो टॉफीज खा ली स्कूल में, शुगर 400 थी जब घर से आए, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था, आजकल एक हफ्ते से रोज ये हो रहा है। क्यों बताएगा वो बच्चा, अगर पहले ही उसको पता कि ये मम्मी ने एक थप्पड़ लगाना है या डांट लगानी है। सो वी हैव टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट कि उसको पता हो कि मम्मी आज सुनेगी और कहेगी गलती एक बार ही हो गई, दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मीठा खाना है मुझे बताना, यही चीज मैं घर में भी बना सकती हूँ, या तुम वहां भी खा सकते हो एक्स्ट्रा इंसुलिन लगा के। बर्थडे पे जाना है जरूर जाओ, वहां खाना है जरूर खाओ, बट इसकी प्लानिंग हम मिलके करेंगे। सो दिस दिस टाइप ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ये इसमें परिवर्तन इन दिनों में, इन सालों में मैं कहूंगी आता ही आता है। वो जो फॉर्मूला हम लेके हमेशा चल रहे हैं, वो कई बार बिल्कुल फेल हो जाता है कि बहुत अथॉरिटी पे हम चल रहे हैं। जितना हम अथॉरिटी करते हैं उतने बच्चे और गुस्सा खाते हैं हमारे पे। तो वो रास्ता नापना आपका काम है। आप ही वो रास्ता अपने घर के मुताबिक, अपने बच्चों के मुताबिक बनाओगे। नेक्स्ट स्लाइड। या सो कमिंग टू द, आई थिंक द लास्ट स्लाइड, कुछ स्ट्रैटेजीज है, लास्ट बट वन। एक और है, इसके बाद मैंने पिछले भी कभी एक दो सेशंस में बात करी कि डायबिटीज के भी एटिकेट्स होने चाहिए। खाना खाने के एटिकेट्स हैं, हम खाना खाते हैं बैठ के एक तरीके से खाते हैं, एक समय पे खाते हैं। हम किसी के घर जाते हैं, हमारी तहजीब, हमारा तरीका होता है कैसे उनको मिलना है। डायबिटीज के भी एटिकेट्स हैं। तो बहुत जरूरी है कि डायबिटीज को हर वक्त बोलना नहीं हो चाहिए। मेरा थर्ड पॉइंट है, हर चीज डायबिटीज के बारे में, 3 दिन से शुगर हाई थी, फिर उसको रिपीट किया, 3 दिन से फिर भी तुमने ये खा लिया, तुम्हारे लेवल्स हाई थे। इट इज अ एक्शन इलनेस। जितना आप एक्ट करो, आप पहले क्यों नहीं ये करते कि पहले आप सारे अपने खाने के आइटम ठीक करें करके। आप बच्चे के लिए, मैं हर टीनेज बच्चे के पेरेंट को कहती हूँ कि पहले आपके पास स्नैक्स ऑलरेडी फ्रिज में लगे होने चाहिए। चीजें, आपके चने की दाल के कटलेट ऑलरेडी बने होने चाहिए, चने की चाट होनी चाहिए, काले चने उबले होने चाहिए। आप पहले उसको दे कह रहे हो कि तू ठीक खाना खा, लेकिन आपने दिया क्या ऑल्टरनेटिव? पहले अपनी तैयारियां तो हम करें। हमारे घर में स्प्राउट्स बने होते हैं, इंस्टेंट तो स्प्राउट्स नहीं बनते। अगर हमने दाल ही नहीं भिगोई, स्प्राउट्स कब बनेंगे? और हम डांट रहे हैं कि तुम स्प्राउट्स नहीं खाते हो जब। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is very very important that we make those kind of arrangements, where these things are already taken care of. तो बोलना
कम, एक्शन ज्यादा। तुमने टाइम पे इंसुलिन नहीं लगाई, टाइम पे लगाया करो, हमेशा लेट हो जाते हो। इससे अच्छा हम इंसुलिन को पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रखें, टाइम पे खाने की तैयारी करें, पूरी फैमिली जल्दी खाए 7:30 बजे 7 बजे। क्यों हम कहते हैं तुम्हारा खाना लेट होता है? जब हम लेट करते हैं, खाना बना ही नहीं होता तो बच्चे लेट खाते हैं। सो इट इज अ लॉट अबाउट एक्टिंग, इट इज अ लॉट अबाउट मूविंग अराउंड। हम चीजें करते जाएंगे, फैमिली में चेंज अपने ही आएगा। सिर्फ हम बोलते 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 उसको वर्बलाइज करेंगे तो लगता है कि पूरी घर के माहौल के अंदर सिर्फ डायबिटीज घूम रही है, सिर्फ इंसुलिन के लेवल्स की बात होती है। बच्चे भी कहते हैं मम्मी को और कोई बात करने को है ही नहीं, बट सिर्फ मम्मी यही रिपीट करती रहती है, शुगर टेस्ट करो, ये करो। इससे अच्छा एक्ट, क्लियर एंड वार्म कम्युनिकेशन पैटर्न। अगला है गोल सेटिंग। जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, गोल सेटिंग। एक दो फैमिलीज में हमने कहा कि व्हाइट बोर्ड मंगवा के लगा दो दीवार पे, साथ में मार्कर, उसके पेन्स लगे होते हैं और डस्टर होता है। लिखो कि अच्छा तूने क्या खाना है, अगले 3 दिन का मेन्यू बनाओ। 2 मिनट नहीं लगते अगर हम इसको ऑल्टरनेटिव्स को रेडी रखें कि ये चीजें खाने की, ये रेडी होंगी। ग्रीन चटनी हमेशा बनी रहेगी, कटलेट्स बने रहेंगे। ये जो शाम का टाइम होता है जब भूख का, तभी बच्चे जाके कुछ खाते हैं ना, बिस्किट्स खा लिए, कुछ और खा लिया। ये चीजें आपने घर से हटा दी कि तुम्हें नहीं खाने मीठे बिस्किट, तुम्हें ये चीजें मट्ठी वट्ठी नहीं खानी, नमकीन नहीं खाने। फिर जो खाना है वो क्यों नहीं हमने रखा? जो खाना है वो तो पहले प्रोवाइड करें। उल्टा चलना चाहिए ना, पहले वो चीजें अरेंज करके रखें जो हम खाने को दे सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, स्वादिष्ट भी हैं। मखाने की चाट कितनी अच्छी सब बच्चों को लगती है। तो ये चीजें जब हम देंगे और फिर उन जिनको हटाना हटाएंगे तो वो ठीक तरीका है ना, कि उनको हमने साइड तो कर दिया लेकिन भूख कैसे पूरी करें, क्योंकि ये वो ऐसे साल है जब बच्चों को भूख भी बहुत लगती है, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंटल सुपरविजन। ये तो बिल्कुल जैसे रेड लाइट होती है ना, रेड ऑरेंज ग्रीन, आपको ऑरेंज लाइट पे तो हमेशा ही रहना है। पूरी छूट कभी भी आप दे दोगे, बच्चा थोड़े टाइम बाद कहेगा हाँ, आप मतलब आपको पता ना हो ये आंसर नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी इंसुलिन लगाई, नो, मुझे नहीं पता डायरी भरी जा रही है कि नहीं। आप उस ऑरेंज लाइट पे रहो कि आपको एक अवेयरनेस हमेशा है कि अभी मेरे बच्चा 18 साल का 20 साल का हो गया, इंडिपेंडेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। लेकिन डायबिटीज एक ऐसी इलनेस है, जब लगे कि आज बच्चा तो फिर से कह रहा है कि मैं थक गया इन चीजों से, मेरी हेल्प कर दो, यू शुड बी देयर टू हेल्प। कई माँ बाप इंसुलिन खरीदते हैं, कई माँ बाप बहुत ध्यान रखते हैं कि नीडल चेंज हुई कि नहीं हुई, रेगुलर आप डिस्पोज कैसे कर रहे हो। छोटी 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 चीजें अगर आप बच्चों के लिए कर सकते हो। अभी एक बच्चा है जो 12th के बोर्ड्स दे रहा है और वो डायरी एंट्री नहीं कर रहा अपने उसकी, तो वो कह रहा था कि मेरे से नहीं होती। तो मैंने उसकी मदर को कहा कि आप हफ्ते के लिए करोगे इसके साथ बैठ के, जल्दी जल्दी लिख दिया करो, ये आपको बता रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ करूंगी। तो मैंने कहा देख बेटा, एक हफ्ते के लिए मम्मा कर रही है, नेक्स्ट 1 वीक आप कर लेना। तो वो उसने अगले हफ्ते भी नहीं करी। नेक्स्ट वीक मदर ने फिर करी अपने, उन्होंने कहा कि मैं कर रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी इसके पेपर जब खत्म हो जाएंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो डायरी एंटर ही नहीं हो रही, आज उसके वर्बल बोलने से आप एंटर तो कर रहे हो ना, सपोर्ट कर दो। बच्चा 12वीं में है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसको मुश्किल हो रही है, हिसाब किताब नहीं रखना है। जब जरूरत है हम हैं, जब जरूरत कम होगी तो भी हम हैं पीछे, हम थोड़ा सा पीछे हैं लेकिन हम खड़े हैं। लेकिन जब तुम पुकारोगे कि मुझे ये चाहिए, इंस्टेंट हम उसको ला के देंगे, जहां तक हमारी क्षमता है हम उस चीज के को आपके लिए ठीक करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अराउंड, राइट। और ग्रेजुअली आपने डायबिटीज केयर ट्रांसफर करनी है। कई कहते हैं हम ही करेंगे, हम माँ बाप हैं, हम ही सब कुछ करेंगे, वो भी गलत है। हमने बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाना है कि जब वो बड़े होके जॉब पे जाएंगे अपनी बीमारी को खुद समझें। उनको पता है कि मेरे पैरों की केयर कितनी जरूरी है, उनको पता है कि मेरे को अपनी चीजें संभालनी जरूरी है, इंसुलिन को कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है, सब कुछ सिखाना है। और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे देनी है। वही मैंने कहा ना, 5 साल के भी गोल होने चाहिए, 10 के भी और 20 के भी, कि हम अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट, इमोशनल सपोर्ट। बहुत बहुत गहरी बात है इसके अंदर। इमोशनल सपोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है, हम में से किसको नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है जिन माँ बाप के बच्चों को भी डायबिटीज है उनको भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और हम क्यों घबराते हैं इसमें मदद लेने से? जिसको भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स किस लिए बने हैं? इतने माँ बाप हैं, इतने हीरोज हैं, हमें
जरूर सपोर्ट लेना है जहां से भी हम चाहते हैं। ये जो योग ध्यान फाउंडेशन है, डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, ये सारी सर्विसेज क्यों क्रिएट करी गई कि आप इस चीज को अकेले सफर ना करें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को समझें। कहते हैं कि कोई किसी को तब दे सकता है जब उसके अंदर कुछ देने के लिए हो। आप खुद में ही पूरे होगे तभी औरों से खुशी बांटोगे ना। अंदर ही उड़ रहे हो तो ऊपर से कितनी खुशी बांट लोगे। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, और अंदर आके घर में आपने आंसू बहाए कि कुछ भी तो ठीक नहीं है। लेकिन लोगों के सामने नो, दोहरी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। जो हम अंदर है वही बाहर होके जिए, और अंदर खुश होने के 1,00,000 तरीके हैं। उसके ऊपर तो एक और सेशन कभी मैं कहूंगी अनिल जी को, वी बिल्कुल मस्ट। मैम, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो भी बड़ी रन कर रहा है, तो एक्सेशन जरूर कंटिन्यू चलना ही चाहिए इसके ऊपर। और आई थिंक आपने ऐसे कई पॉइंट्स बताए जिसके ऊपर हमारा सेशन कंटिन्यू रहना ही चाहिए। बिल्कुल, ये मैं कंक्लूड करती हूँ बस 1 या 1.5 मिनट में, सो जी आई मैम। कैन टू अदर्स। हाँ, आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। हाँ जी, तो इसके ऊपर मैं यही कह रही थी कि बहुत जरूरी है कि ये जो तरीके हैं, जो स्किल्स हैं, ये माँ बाप सीखें कि पहले मैं खुद अपनी इस चीज को कैसे रिजॉल्व करूं कि मेरे घर में एक डायबिटीज का मतलब नीड है एक बच्चे की फॉर एक्स्ट्रा डाइट का तरीका, जो भी हमें परिवर्तन लाइफस्टाइल में लाना है, उसको दुखी होके मत देखें। ये दुखी होने की बात नहीं है। मुझे लगता है जिनके बच्चों को डायबिटीज है वो कई तरीकों से कहते होंगे कि मैं औरों से ज्यादा अच्छा खाना खाती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, मैं ज्यादा तंदुरुस्त हूं। एक साथ अगर जुड़ जाओ तो वो फैमिली जरूर ज्यादा हेल्दी फैमिली है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी फैमिली में इन चीजों को लाके स्टेबिलिटी लाएं, सपोर्टिव हो एक दूसरों के, और जुड़ के रहें। ये मेरा ये तेरा करके जितना हम अपने बच्चों को पालेंगे उतनी ही मुश्किलों में फंसेंगे। बस ये डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, इस पर समाज की प्रॉब्लम है कि कुछ चीजों में परिवार भी टूटते जा रहे हैं। तो इसको इकट्ठा रखना भी एक लेसन है। और नेक्स्ट जो है पॉजिटिव री ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। एक एक जना जिसको लगता है मैंने कुछ करा और ये इसका अच्छा रिजल्ट आया मेरे बच्चे की लाइफ में, व्हाट्सएप पे लिखिए, या आप अनिल जी को बताइए कि मैं इसके ऊपर 2 मिनट अगली मीटिंग में बोलना चाहूंगी। हम सब आप लोगों से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो लास्ट पॉइंट है, डायबिटीज को लेके बच्चों के साथ गुस्सा निकालना, नो। डायलॉग करो, गुस्सा नहीं निकालना। इस चीज को लेके गुस्सा निकाल के कहीं पे भी कोई आप एंड पॉइंट में नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। तो गुस्सा निकालना गलत बात है। और नेक्स्ट पॉइंट, जो भी फैमिली नई जुड़ती है, चाहे वो योग ध्यान से व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं, जितना कुछ कोई हम में से पेरेंट्स सिखा सकते हैं, वी शुड ऑलवेज वॉलंटियर। ये बहुत जरूरी है कि एक की जो मन में सोच होती है ना कि ना मुझे मदद चाहिए ना मैं किसी के मदद के लिए हूँ, ये गलत है। हम सबको मदद चाहिए, हम सबको मदद मांगनी चाहिए एक दूसरे से, जब चाहिए हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। आई थिंक अनिल जी यहाँ बैठे हैं, उनके पास एक मैसेज जाए कि मेरी ये प्रॉब्लम है। हमारे को बहुत जरूरी है कि हमारे को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो ले लो, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना, कोई हम नीचे थोड़ी ना हो जाएंगे, कोई हमारी कमी थोड़ी ना है। हमें डायबिटीज को सीखना है और औरों को भी जल्दी से जल्दी सिखाना है। तो बेसिक जो जो मैंने सीखा है, जो डॉक्टर्स ने हमें सिखाया, हमने एक दूसरे को सिखाया, उसकी लर्निंग नए लोगों से हमेशा बंटनी चाहिए। सो आई थिंक दिस इज ऑल आई वांटेड टू से, कि मेरा क्लियर जो पॉइंट यहाँ था कि सबको चीजों की शुरुआत मैं हूँ। कहते हैं ना, आई घमंड का शब्द है। आज के सेशन के एंड में आई घमंड का शब्द नहीं है। आई विल डू दिस फॉर माई चाइल्ड, मैं अपने घर के लिए करूंगी। आज ये हम 2-4 लाइनें अगर हम लिख लें कि शुरुआत मेरे से ही होगी, तो दैट इज द मैसेज ऑफ माई सेशन। So thank you. I would request Dr. Virmani and Srishti and then everybody else to please add to my points. थैंक यू सो मच मैम। आपने वाकई अपने मतलब आज की जो सेशन एक साइकोलॉजिकल लेवल पे रहा। वाकई पता चला कि इंसान का जो सराउंडिंग एरिया है, अगर वो अपने आप को इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट देता है तो बहुत कुछ चेंज कर सकता है अपनी लाइफ में। लेकिन अगर उसका देखने का एंगल ही अगर बड़ा हो जाता है, अगर वो सोचे कि मैं पृथ्वी पे अपने आप को देखूं, तो हो सकता है वो एक एंट की बराबर भी वैल्यू ना दे। तो अच्छा है कि समाज में हम रह रहे हैं,
और एक समस्या नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल हो गया हमारे लिए डायबिटीज। तो उसके साथ हम अपने सराउंडिंग एरिया को ही देखें, और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, फेस आता है, क्वेश्चन आता है, बिल्कुल खुल के पूछें। बिल्कुल शर्म ना करें कि आस पड़ोस क्या कहेगा, आस पास का परिवार के सदस्य क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। आप निकलें, आप अकेले इस दुनिया में हैं, ये सोच के जिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अंजू वर्मानी मैम, सृष्टि मैम, आशु जी, कि आप भी अपना कुछ राय दें इस टॉपिक पे। तो फिर हम बच्चों के बीच बीच में क्वेश्चन भी लेते रहेंगे। यस मैम, फर्स्ट डॉक्टर अंजू वर्मानी मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। सृष्टि, आपको भी वेलकम करना चाहती हूँ। और सृष्टि के साथ 2 मिनट के लिए डॉक्टर लुबना को और मिसेस लुबना को और मिसेस जैस्मिन आहूजा को आमंत्रित करना चाहती हूँ। उन्होंने ज्वाइन किया। सब मिनट कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जैस्मिन तो अभी आई थिंक कोविड से ग्रस्त हैं, तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। कमेंट। राइट। तो मैम, जब भी मैं सुनती हूँ बहुत सारी नई चीजें को और समझने को बहुत अच्छा लगता है। आपने एक बात कही कि हम सीखते हैं डॉक्टर से। आई थिंक डॉक्टर इतना ही आप सबसे सीखते हैं। तो उस तरीके से तो अच्छा महीना है, टीचर्स डे से शुरू हुआ ये महीना, और सीखने और सिखाने से ही होता है। तो जैस्मिन, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. So actually, ज्योति मैम, आपने हर एक बात जो बहुत डिटेल और बहुत अपने पर्सनल एक्सपीरियंस विद पेशेंट्स एंड चिल्ड्रन विद डायबिटीज के साथ जो बताई है, आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल कि हाउ वी ऑल कैन रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट इन फैमिली, कितना हम मन मुटाव फैमिली में कम कर सके, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एंड जैसे मैम ने बताया है, लाइक हाउ हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके छोटी छोटी चीजों में, डिटेल्स में। अगर बच्चा एकेडमिकली बहुत प्रेशर में है, हाउ वी कैन एड ऑन टू सम हेल्प कि कुछ स्ट्रेस कम हो सके। एंड सबको बहुत आसानी से ये बात बहुत अच्छी लगी, और बहुत ज़रूरी हम लोगों को समझना कि ये जो दोहरी ज़िंदगी वाली बात है, दैट वी डोंट हैव टू शो कि हम बिल्कुल ठीक है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स ओके टू टेक हेल्प, और आप सब लोग हेल्प लीजिए, एंड बहुत बहुत रिमार्केबल डिफरेंसेस आ सकते हैं इफ यू टेक दैट हेल्प। सो दैट्स ऑल, या थैंक यू मैम, इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। एंड ज्योति मैम हमेशा एक बात कहती हैं, वो अपना ध्यान रखोगी। जैसे अभी आज आपने कुछ है देने को, तभी आप दे सकोगे। आई वुड रिक्वेस्ट सभी माएँ अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी खुशी का बहुत ध्यान रखें, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, तभी वो किसी और का ध्यान रख सकते। किसी को सवाल पूछने हो बहुत तो आप पूछिए प्लीज। जब या तो पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी अनिल जी, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे मेंटर्स के साथ मुझे ये स्पेस शेयर करने के लिए आज मौका दिया। तो वेरी वेरी ग्रेटफुल। ज्योति मैम, एज ऑलवेज प्लेजर लिसनिंग टू यू। एंड जो भी आपने एक एक बात बताई बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। एंड सब कुछ बहुत इजी हो जाता है जब फैमिली एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। बट एक चीज है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि फैमिली के लिए भी ये बर्डन ऑफ डायबिटीज जो आता है बहुत मुश्किल है। इसको हर दिन हर रोज इससे गुजरना। तो एज एजुकेटर्स, एज साइकोलॉजिस्ट, हम आपकी सिचुएशन में आपके साथ हैं। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, फैमिली मेंबर्स के लिए भी आपको इस सिचुएशन से कैसे कोप करना है। क्योंकि रिसर्च ये कहती है, या मेरी जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ये कहता है, कि जो हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, स्पेशली मदर्स हैं, या कुछ केसेस में फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी दिक्कतों से गुजर रहे होते हैं। क्योंकि हर दिन हर वक्त उनको ये ध्यान में रखना होता है कि वो बच्चे को कैसे मैनेज करें। तो आपकी ये जो मेंटल हेल्थ
सिचुएशंस हैं या इश्यूज हैं, इनको हम सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम आपको कोप कैसे करें, चाहे वो स्पिरिचुअल कोपिंग हो, ध्यान लगाना हो, माइंडफुलनेस हो, या डायबिटीज एजुकेशन ही हो। जैसे मैम ने स्टार्टिंग में कहा कि ये सारी बातें ऐसा लगता है कि रिपीट हो रही हैं, बट ये रिविजन हमें लाइफ लॉन्ग करनी है। आपसे हम सीखते हैं, हम थोड़ा बहुत आपको बता पाते हैं। तो ये मकसद ये है, मैसेज ये है कि साथ में इसको सीखें। प्लीज आप जो भी अपनी प्रॉब्लम है, इतना अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नॉलेज पॉइंट शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हेजिटेट मत करिए। आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये बात बता सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। तो हम आपको हेल्प करेंगे कि आप एज पेरेंट्स, एज फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट आपस में जो बच्चों के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है या बच्चा सुन नहीं रहा है, इस सिचुएशन को कैसे आप डील कर सकते हैं। एक और चीज पे मैं बस 2 मिनट बोलना चाहूंगी कि हमारा जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, हर फेज में, हर डेवलपमेंट स्टेज में बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेरेंट की, केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती जाती है। माने जब बच्चा 3 से 5 साल का है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट के ऊपर होती है, लेकिन तब भी आप बच्चे के साथ डिसीजन मेकिंग उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, कौन सी फिंगर से प्रिक करना है। 3 से 5 साल का बच्चा धीरे धीरे ये बता पाता है कि अच्छा आज हम इस फिंगर से प्रिक करेंगे। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। सिमिलरली जब हम अडोलेसेंस, टीनेज में जाते हैं, जो बहुत ही एक अपने आप में ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, डॉक्टर बिरमानी हमेशा कहती हैं कि आप 12 साल तक बच्चे को करने दीजिए, अपने आप वो करे, बट जैसे ही वो 13 से 15, 16, 17 की साल की उम्र में आ जाए, तो आप इंसुलिन लगाने का या आप शुगर्स चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने लगिए। आप थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए एज पेरेंट, एज केयर गिवर, क्योंकि बच्चा उस वक्त ऑलरेडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा होता है। उसका स्कूल, उसकी प्यूबर्टी, उसके फ्रेंड्स, बहुत अलग तरह का एक लोड बच्चे पे होता है, तो डायबिटीज का प्रेशर भी ऐड हो जाता है। तो उस वक्त अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, बच्चे को इन्वॉल्व करें, वो हमारी सिचुएशन को और आसान बना देता है। तो इससे क्या होता है कि ग्रेजुअली आप ट्रांसफर करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ज्योति मैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात कही एंड में आके, कि करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करिए, फ्रीडम दीजिए, लेकिन असर्टिव पेरेंटिंग रखिए। असर्टिव पेरेंटिंग जहां पे आप दोनों बात कर रहे हैं, बच्चे की भी सुन रहे हैं, अपनी भी कह रहे हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से, फैमिली के एनवायरनमेंट के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से डिसीजन मेकिंग पेरेंट के पास होनी चाहिए एक उम्र तक। तो आई थिंक ये 2 पॉइंट्स थे जो मुझे ऐड करने थे। बाकी प्लीज आस्क फॉर हेल्प, सीक हेल्प, हम सब आपके साथ हैं एज अ फैमिली टू गेट यू थ्रू दिस। So thank you very much. परी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सृष्टि जी। यस मैम। परी कुछ कहना चाहेंगे? परी कुछ पूछना चाहते हो? परी आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए सर आप म्यूट हो गए। हम आशु जी को लेके चलते हैं। ये हमारे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में काफी लंबे से जुड़े हुए हैं और एक मदर ग्रुप चला रहे हैं व्हाट्सएप पर, जिसमें अलग अलग प्रकार की डाइट्स के बारे में काफी डिस्कशन होता है। मैं देखता हूँ मिलेट्स को लेकर के भी काफी ज्यादा अवेयर हुए हैं। तो इन चीजों को लेकर के मैं बुलाना चाहूंगा आशु जी को। आशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइप 1 मॉम है प्रतीक्षा की। मैंने काफी लंबे समय से देखा है कि कई ऐसी परिस्थितियों में काफी आगे बढ़कर इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग माँ का रोल जो है काफी प्ले किया है। यस आशु जी प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशु है, मेरी बेटी का नाम प्रतीक्षा है। मेरी बेटी को 2017 में डायबिटीज का पता लगा। वो उस समय का जो माहौल था वो बहुत ही सोचती हूँ तो अब भी मुझे रोना आ जाता है। मेरा ऑपरेशन से बेटा हुआ था और मैं बेटे को लेके बैठी हुई थी और प्रतीक्षा पूरी रात जगी और एक एक घंटे में उसने पानी पिया और वॉशरूम गई और पूरी रात इसी तरह से चलता रहा। मैंने अपने हस्बैंड को बताया
कि प्रतीक्षा को इस तरह से हुआ पूरी रात, तो उन्होंने कहा कि पास वाले डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं। तो मैंने कहा ये मुझे छोटी प्रॉब्लम नहीं लग रही, हमें किसी एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फिर मेरी सास ने मेरे बेटे को संभाला और हस्बैंड और मैं प्रतीक्षा को लेके डॉक्टर के पास गए। वहां पर डॉक्टर ने प्रतीक्षा की शुगर चेक करी, मेरी करी और मेरे हस्बैंड की करी। मेरी थी 80, हस्बैंड की थी 90 और प्रतीक्षा की शुगर थी 650। तो तभी इसको एडमिट कराया गया। और एडमिट के समय, जब दोपहर में तो मैं रहती थी और शाम के समय मेरे हस्बैंड रहते थे, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही छोटा था। और उसके बाद मुझे तभी वाईडीएफ के बारे में पता लगा कि ये प्रॉब्लम, वहां जाके पता लगा कि मेरे बच्चे के नहीं, वहां तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शुगर है। अब भी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं बताते हुए, पहले की 6 साल पहले की बात सोचते हुए अंदर से पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि क्या हुआ था। मगर जब से मुझे वाईडीएफ परिवार मिला है तो मुझे वहां बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत घूमी हूँ जब से इसको टाइप 1 डायबिटीज पता लगी। मुझे वहां कहीं भी HbA1c का ही नहीं पता था क्यों कराया जाता है। तो जब मैं वाईडीएफ आई तो मुझे अनिल सर से सीखने को मिला HbA1c किसको कहते हैं और क्यों कराया जाता है। और योगा के बारे में भी कि शुगर में योगा भी जरूरी है, ये भी नहीं पता था। और योगा का भी मुझे वाईडीएफ से ही पता लगा। डॉक्टर अंजू विरमानी से मुझे आज तक वो मैं बात नहीं भूली। वो कैंप में आई थी और उन्होंने मुझे ये सिखाया था। आशु जी आप म्यूट हो गई हैं। आशु जी आपका म्यूट हो गया है। आशु जी हाँ म्यूट, यस जी हाँ, मैं मैम के टॉपिक पे थी। डॉक्टर अंजू विरमानी से मुझे ये सीखने को मिला, उन्होंने बहुत कैंप में आई थी और उन्होंने ये बताया था कि जैसे हम बिना कपड़ों के नहीं रह सकते, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तो उसी तरह हम इंसुलिन के बिना भी नहीं रह सकते। वो बात मुझे आज तक याद है, उन्होंने इतने सरल शब्दों में सिखाई कि वो मैं कभी नहीं भूल सकती और मैं और दूसरों को भी समझा पाती हूँ अब। और मैं अब ये बताऊंगी कि हमारे परिवार का क्या योगदान है। हमारे परिवार में जैसे बहन है, भाई है, मम्मी है, सबको मिलके योगा करनी चाहिए। बच्चे को नहीं बोलना चाहिए कि जाओ तुम योगा कर लो। जब हम मिलके योगा करेंगे तो बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा, देखो पूरी फैमिली हमारे साथ कर रही है। और दूसरा है खाना, खाने में है कि बच्चे को हमने खाना डाल दिया, उसका अलग खाना दे दिया, अपनी थाली अलग बना ली। जैसी उसकी थाली है वैसी सबकी थाली होनी चाहिए। प्रतीक्षा मोटे अनाज की रोटी खाती है तो मैं भी उसके साथ वही रोटी खाती हूँ। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मम्मी भी खा रही है तो मेरे को क्या दिक्कत है। मैं अलग अलग तरह से उसको बना के देती हूँ तो वो भी खाती है। तो मेरा कहना ये है कि पापा ने योगा कराई, मम्मी ने हेल्दी खाना बनाया, भाई बहन ने मिलके योगा करी, दादा दादी ने साथ जाके वॉक करी। और हम तो बहुत लक्की हैं, हमारे पास 2 परिवार हैं, एक वाईडीएफ परिवार और एक हमारा परिवार। तो हम दोनों परिवार मिलके बच्चों को ले बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी। आपने बताया वाकई परिवार का रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसमें सेकेंडली बच्चों की भी अब जरूरत है। देखकर जैसे सृष्टि जी ने बताया कि अगर 3 से 5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको सेल्फ डिसीजन सिखाना चाहिए पेरेंट्स को। और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरी खुद की क्या जिम्मेदारी है और मुझे बार बार ना अपनी डायबिटीज के लिए मम्मी को परेशान करना है, ना ही पापा को। जैसा अमरजीत ने बताया कि वो कितनी तरीके, उसको मालूम है ससुराल में भी कई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो क्यों ना खुद को ही सही तरीके से मैनेज करे। क्योंकि प्रॉब्लम एक्चुअली घर में जरूरी नहीं है डायबिटीज हो, घर में कोई भी फैमिली मेंबर हो अगर बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता ही है। लेकिन जब हमें पता लग जाए हमें डायबिटीज है और सही तरीके से जैसे अंजू बिरमानी जी ने एग्जांपल दिया कि कपड़े पहनना जरूरी है, मतलब सर्दियों में ज्यादा कपड़े, गर्मियों में हल्के कपड़े, तो ऐसे ही कहीं जा रहे हैं तो इंसुलिन को अपना करेक्शन ले सकते हैं। तो लेकिन एक लेवल पे कपड़े तो रहने ही है, इंसुलिन तो चाहिए ही चाहिए, ये मान के चलो। तो सभी बच्चे ये पूरे डिपेंड ना हो जाए पेरेंट्स पे, पेरेंट्स का रोल वहां पे एक तरीके से खत्म हो जाता है, जहां पे हमें ये समझ आ जाए कि हम स्कूल जा सकते हैं अकेले, तो सारी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगे।
और उसी हिसाब से आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। यस मैम, प्लीज हाईलाइट ऑन दिस टॉपिक। करनी है आपसे सोचने के लिए। हम लोग बहुत बार कहते हैं कि हमारे कारण हमें फर्क पड़ गया, और बच्चे डायबिटीज है तो हमने मीठी खिलानी बंद कर दी। थोड़ा सा हमारे मन में कहीं भी है कि देखिए हम बच्चे की खातिर कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर मैं मीठी कम खाऊं तो फायदा मुझे ही है, बच्चे को तो फर्क पड़ेगा। पर जब मैं तली चीजें कम खाती हूँ, मैम ने, डॉक्टर ज्योति कक्कड़ ने बोला मछली कुछ ज्यादा ही बन रही है, तेल ज्यादा लग रहा है, तो मछली मैंने कम खाई, अचार घर में कम रखा, चिप्स मैंने लाने बंद कर दिए, बिस्किट मैंने लाने बंद कर दिए, तो सभी को फायदा होता है, सभी की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि डायबिटीज तो हमें फौरन थप्पड़ मार देती है, शुगर बढ़ी तो हमें पता चल गया कि यार तो गड़बड़ है, और आम जनता को हम मोटे होते जा रहे हैं, पता नहीं चलता कि शुगर बढ़ी। आज मुझे कोई से पूछ रहा था कि 14 साल की बच्ची को उसकी मम्मी ने समझाया कि बेटा तुम्हारी शुगर हाई जा रही है, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन। मेरी सारी क्लास के बच्चों को आजकल कॉन्सेंट्रेशन डायबिटीज, पर द फैक्ट इज कि डायबिटीज ना दिखे, पर जब मैं ज्यादा मिठाई खाती हूँ, जब मैं ज्यादा मछली खाती हूँ, मेरी शुगर जब बढ़ती है, क्योंकि मेरा पैनक्रियास काम कर रहा है, वो कंट्रोल कर लेता है, पर मेरे नुकसान तो हुआ। हर क्लास का बच्चा जो आराम से चिप्स और बिस्किट्स खा रहा है, उसको नुकसान तो हो रहा है, पर उसको बताया नहीं जा रहा। उसकी बॉडी से शुगर तो बता देती है हमारे डायबिटीज में, और जो बाकी बेचारे हम लोग अंधे घूम रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारी शुगर कहाँ जा रही है और हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो जब हम बच्चे की खातिर करते हैं, तो आई थिंक हम अपनी खातिर इम्प्रूव करते हैं, इससे फायदा हमें होता है। नाना नानी दादा दादी घर में सभी सतर्क हो जाते हैं, थोड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, शुगर बेटर हो जाती है, वेट बेटर हो जाता है, फायदा सभी को होता है। परिवार में जो एक स्ट्रेंथ और यूनिटी आ जाती है, बहुत फर्क पड़ जाता है। एज आपने कहा आशु जी, बहुत ही एक मजबूत बात हो जाती है, ना कि बात। परी ने अपना ऑन किया था, फिर गायब हो गई। चाहते बेटा? यस बच्चों, आप में से कुछ हैं जो पूछना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जब तक एक चीज को थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, शेर से हम सबको डर लगता है ना, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो शेर के साथ खेलते भी हैं, क्योंकि वो बचपन से ही पला होता है। तो वही है कि अगर हम उस चीज को अपने साथ पाल लें, एक दोस्त बना लें, तो हम उस चीज से आराम से निकल सकते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर ज्योति मैम ने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, पर मैम इसमें एक चीज और भी डालना चाहूंगा। मैंने भी कभी कभी फेस किया है उन चीजों को, कि एक कहीं ना कहीं सुस्ती है ना, हमें जो लेजीनेस होती है वो उठने नहीं देती। वो कहीं ना कहीं ऐसा जकड़ के रख देती है, नहीं कल कर लेंगे। तो ये कल वाली समस्या है। देखो, डायबिटीज क्या है कि यहाँ पे टाइप 1 है ना, इसको मान के चलो ये शेर है, और ये तब तक तंग करेगा जब तक आप इससे डरोगे। चाहे वो पेरेंट्स है, फैमिली है, चाहे पड़ोस है, चाहे आपके स्कूल है, कोई भी है। तो ये मान के चलो कि डायबिटीज की जो 3 बारी इंसुलिन लेना पड़ता है, 3 बारी शुगर चेक करनी पड़ती है, ये एक तरीके से आपको सुस्ती से तोड़ती है, उस लेजीनेस को ब्रेक करती है कि आप जगो। पेरेंट्स हो तो मेरे को देखो मेरी शुगर कितनी है, अगर दोस्त है तो यार मेरे साथ थोड़ा कॉपरेट करके रखो, या कहीं भी जा रहे हो तो उनको पहले इंट्रोडक्शन अपना डायबिटीज का बता दो, ताकि आप फ्रीली इंजॉय कर सको कि सबको पता है मुझे डायबिटीज है। अगर मेरे को थोड़ा सा कुछ फ्लैक्चुएशन होता है तो इजीली मेरे को कोई भी संभाल लेगा। लेकिन अगर इसको आपने डर के साथ पाला और अपने आप को इंडिविजुअल बना के रखा, तो प्रॉब्लम हमें अकेले को ही फेस करनी पड़ेगी। तो अच्छा, इस शेर से दोस्ती करें, वो सभी करें जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बार बार इसकी शुगर चेक करनी पड़ती है। चेक नहीं करनी पड़ती, वो आपको जगा रहा है कि जागो इस नींद से। इम्पोर्टेंट जागना है, और जब तक हम जगे हुए ना तभी कुछ कर सकते हैं, सो करके कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपके इस टॉपिक के बारे में, आपने काफी अच्छे तरीके से बताया। मुझे तो लगा योगा के ऊपर ही लेक्चर चल रहा है ये, क्योंकि ऐसा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है योगा में, देखा जाए तो योगी है एक तरीके से। और सबको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे घर में 3 कमरे हैं ना, तो 3 कमरों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। और जब बड़े ज्यादा कमरे हो जाते हैं तो हमें बाहर से इंटीरियर डिजाइनर बुलाया जाता है कि भैया हमारे घर को सजा दो।
लेकिन हम सब नहीं बुला सकते। तो ऐसे ही हमारी मांसपेशियों की डिमांड अलग है, हमारी हड्डियों की डिमांड अलग है, हमारे सोचने का जो मस्तिष्क है उसकी डिमांड अलग है। अगर इसको मैनेज करने के लिए हम अपने डॉक्टर से, अपने एजुकेटर से, अपने साइकोलॉजिस्ट से अगर सहारा ले लेते हैं तो इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमें सही रहना है, हमें ये मालूम होना चाहिए। सर यस मैम। एक सवाल आज सुबह मेरे को किसी ने पूछा, तो मैं ज्योति मैम और सृष्टि मैम कहने लगी कि हमारी 13 साल की बेटी है, अब वो स्कूल में केचप भी शेयर करती है और मछली भी शेयर करती है और इडली और डोसा है, तो वो आलू की चीजें ज्यादा खा लेती है। फिर मैं कैसे रोकूं, बिकॉज वो रोज का झगड़ा आजकल हो रहा है कि टिफिन मत शेयर करो, एंड वो शेयर करती है। आप उसको कैसे एडवाइस? मैम कुछ शायद आवाज आपकी, हाँ, कटी है बीच में। हाँ आई जी, थिंक बता अब रही आ हैं रही कि है। हाँ थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक हो रही है मैम आवाज। यस मैम, हाँ, तो कैन यू डॉक्टर विरमानी की आवाज ब्रेक कर रही थी, बट आई थिंक द क्वेश्चन वाज कि एक 13 साल का बच्चा जो ज्यादा नमकीन और आलू की चीजें और ये खा रहा है, तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं इस सिचुएशन को। टिफिन शेयर कर रहा है बहुत, क्या कर रहे हैं? टिफिन शेयर करते हैं मैम बच्चे। स्कूल टिफिन शेयर शेयर। करते हैं, टिफिन शेयर। तो 13 साल का बच्चा छोटा नहीं है, समझता भी है। और जब आप ये बोल रहे थे मुझे याद आया कि एक बारी आपने बताया था कि एक पूरा आलू लेके अगर तला जाए, उसके चारों तरफ घी लगे और उसको अगर बिल्कुल पतली पतली झालर में काट दिया जाए और तला जाए तो कितना घी ज्यादा लगेगा। सरफेस एरिया वाली बात है। तो मुझे तो लगता है कि एक साइंस के एक्सपेरिमेंट के साथ बच्चे को ये कटिंग करके दिखाना चाहिए कि इतना ऑयल तुम्हारे अंदर जा रहा है। लेकिन मैम आई थिंक जो बच्चों की साइकोलॉजी होती है ना, वो सेट होती है जब उनको ऑल्टरनेटिव खाने मिलते हैं। ये जो 10-11 वाली उम्र है ना, भूख तो ऐसे लगती है कि भूख ही मतलब मेन वो हो जाता है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, कुछ भी खा लें। जब कुछ भी खा लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सामने रख रहे हैं। मैंने बहुत कम देखा है कि पेरेंट्स के पास रेडी कुछ है। रेडी कुछ है मतलब कि तैयार है फ्रिज में कि आज अभी 10 मिनट में पनीर की टिक्की मखाने पीस के बना के मैं तुम्हें देती हूँ। वो डिले नहीं जो मैम, मैं होता है, आपको इंटरप्ट करूंगी अब बिकॉज रह शायद गया मेरी स्कूल आवाज में। साफ नहीं हाँ गई जी। थी। टिफिन में क्या करें मैम, क्योंकि वहां पे मैंने तो बड़ा हेल्दी भेजा और वो सबका खा के आ गई। उस हम्म समय वो कैसे समझाएं उसको, 12-13 साल के बच्चे? एक तीसरा जना भी चाहिए फिर। मदर का फिगर तो मदर का है कि मदर गुस्सा कर रही है। लेकिन कोई भी, जैसे यहाँ पे अमरजीत है, जो बच्चे इस चीज को झेल के अपने को बड़ा कर चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गए हैं, वो कहेंगे कि तुम्हारा मन करता है, ये हमें समझ आता है। ये इसमें कोई बात नहीं कि तुम्हारा मन वहां करता है खाने को, लेकिन बहुत जरूरी है सच बोलना। तो मैंने तो कई छोटी छोटी स्टोरीज रखी हैं जहाँ पे सच बोलने का बेनिफिट दिखता है कि आपको क्या। बच्चों की कहानियां 2-2 मिनट की, तो हम बच्चों को सच बोलना एज अ लेसन लाइफ में सिखाएं कि आप आके बता दो, अगर आपने खाया तो बता दो। इंसुलिन स्कूल में है तो एक्स्ट्रा लगाओ। और जब मन करता है तो यहाँ नेगोशिएशन, कि मन कितनी बारी करोगे। एक 7 दिन में मतलब 5 दिन स्कूल जाते हो, 5वें दिन मन करता है तो बेटा गलत बात है। लेकिन एक दिन करता है और आपने मुझे आके बोल दिया कि मम्मा आज ये हुआ है, तो उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। इतना बच्चे छुप छुप के चीजें कर रहे हैं। अब टाइम्स हैव चेंज, हमारे टाइम तो ऐसी चीजें भी नहीं थी। अब हम जब सुनते हैं तो हम कहते हैं पेरेंट्स को बैग में से चीजें मिलती हैं, रैपर्स मिलते हैं और चीजें मिलती हैं। तो ये सिखाना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ बात करो, छुपाओ मत। तो वो स्टोरी फॉर्म में थर्ड पर्सन कर सकता है, कैन बी अ काउंसलर, somebody, and children respond very well। तो मैं तो जब एक कहानी सुनाती हूँ मैं कहती हूँ चलो अब तुम अपनी कहानी सुनाओ मुझे। तो हम तो कहानियों में ही ये बातें रिजॉल्व करते हैं। और फिर कहते हैं चलो 7 डेज के बाद अगर तुमने मुझे फोन पे बोला कि मेरे को लगा मैंने खाया, या मेरा बिल्कुल मन नहीं है, हाँ मुझे ये चीज छोड़नी है, सो चिल्ड्रन कम बैक विद वेरी गुड आंसर्स। और मुझे हैरानी होती है वो कितना सच बताते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, 4 चीजें और बताते हैं। एक बच्चे ने बताया कि मेरे को ये सारा गुस्सा ही इसलिए आता है क्योंकि मेरा बड़ा भाई ये करता है, मेरी चीक्स पुल करता है। तो मेरे को तो लगा कि वो अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, तो वो प्राइम इशू था और ये दूसरा था। तो मैम कहानी आई बहुत अच्छा मीडियम है बच्चों के साथ जुड़ने के लिए। तो
यहाँ बैठे इतने लोग जो हमारे को लगता है कि बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं, कि हम जुड़ते जाएं एक दूसरे से। कि मुझे भी हुआ था, अमरजीत कहेगी, फिर मैंने सीखा कि हर वक्त जब मन करता है वो चीज करनी लेनी चाहिए। हर I'll चीज just add मन to this. क्या Sorry, ma'am, I'm नहीं नहीं आप interrupting. सही। इस केस में थोड़ा सा नेगोशिएशन बिल्कुल काम करेगा विद द मदर एंड द चाइल्ड। ऑल्सो अगर हम हर रोज हेल्दी खाना दे रहे हैं तो बीच में एक आधा चीट मील या एक कुछ ऐसा छोटा स्मॉल वैल्यू लेस कैलोरी वाला चीज हम बच्चे के टिफिन में खुद भी भेज सकते हैं, ताकि आई थिंक यहाँ पे ये हो रहा है कि मुझे वो मिल नहीं रहा है, इट्स लाइक टू मच ऑफ हेल्दी डाइट। और स्कूल में जब बच्चा देख रहा है कि बाकी बच्चे अलग खाना है और मेरा बिल्कुल ही अलग है, तो वो अलग जो फीलिंग है उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, जो मुझे यहाँ समझ आया सिचुएशन से। तो वंस इन अ वाइल, वंस अ वीक, अगेन बेस्ड ऑन हाउ यू नेगोशिएट, तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चे और पेरेंट के बीच में। वो कैसे करना है, अगर पेरेंट नहीं उस चीज के लिए एम्पावर्ड, तो वी ऑल कैन हेल्प इन दैट। Yeah, in fact, I would add on a little bit to that, even Srishti mentioned very well. And कि ma'am, जैसे I remember one of my patient in early years of my diabetes education career, there was this one patient who would always give broccoli parantha to the child every day in breakfast. And having that, and she used to tell us in the education sessions with the doctor sessions that I'm giving her this, and she was very proud of that edamame and broccoli paranta and all that. But we always had this feeling that child is not getting exposed to the normal eating foods as well. So it is important to give variety and include other healthy foods like chilla and dalia, sandwich. Just be little more creative in इंक्लूडिंग द नॉर्मल फूड्स, कि उसको थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ हेल्दी बना दें। और दूसरा मैम, एक चीज जो टिफिन वाले केस में हेल्प कर सकती है, लाइक जैसे ट्रीटमेंट सहयोगी होते हैं, इन केस ऑफ डायबिटीज वी शुड हैव अ भरोसेमंद दोस्त, इन बिकॉज द पीयर इन्फ्लुएंसेस सो मच। सो एवरी चाइल्ड शुड हैव अ फ्रेंड इन स्कूल हु इज टेकिंग केयर, कि जहाँ पे भी बच्चा थोड़ा सा ट्वीक कर रहा है उसको थोड़ा सा रिमाइंडर दे दे कि इंसुलिन लगा ले या ये इतना खा ले, बाकी तू अपना टिफिन खा। सो दैट कैन रियली हेल्प। सो या डेफिनेटली मैम। और मैम साइकोलॉजी में वैसे एक चीज कहते हैं कि आज के दिन को आई थिंक सॉरी साइकोलॉजी में नहीं कहते, नॉर्मली मैंने जनरल लोगों को ही सुना है कि आज का दिन है, आज को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करो। लेकिन बच्चों और पेरेंट्स में तो सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप आज की जगह कल की तैयारी करो। वो इसलिए क्योंकि आज अगर आप किसी को देख रहे हो ना कि बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा है लाइफ को, चाहे वो डायबिटिक है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो समझ लो कि उसने कल बहुत अच्छा एफर्ट किया है, अपने आप को मैनेज किया है, इसीलिए वो आज को एंजॉय कर रहा है। और तुम इस आज वाले को एंजॉय कर रहे हो, तो ये सोचो कि कल मैंने ये वाला एंजॉय करना है, तो आज अपने आप को मैनेज करो। अगर तुम्हें जो खाना है खाओ, नमकीन खानी है, बाहर की चीजें खानी है, पर ये देख लो कि कल भी आ रहा है और वो कल शायद कल ही हो। तो अगर तुम कल सफर कर रहे होंगे तो तुम्हारे आज की वजह से कर रहे हो, तो इसलिए आज को अच्छी तरीके से मैनेज करो। देखो कल सारे फूल जैसे ही डे जाएंगे आपके लिए, और आपका हर दिन एक हीरो की तरह होगा। तो मैम आई थिंक हमारा टाइम भी कुछ कह रहा है। यस मैम, यस मैम, यू आर सेइंग उससे समथिंग। पहले मैं एक चीज अगर कहूँ, एक बच्चे का फोन नंबर है सैमसंग SMM15। बेटा आपका नाम क्या है? कि बच्ची का कैमरा थ्रू आउट ऑन था, बहुत ही प्यार से सुन रही थी, अच्छे फ्रेम करके उनका पीछे बेड का ऐसे लगता है जैसे कि पेंटिंग हो। आपका नाम क्या बेटा? जो आपने टी शर्ट पहनी है स्ट्राइप कलर की, अनिल जी आप शायद पहचानते हो। सर ये सलोनी है बच्ची, सलोनी नाम है बच्चे का। हाँ जी, अभी बहुत ज्वाइन अच्छा हुआ लगा है। सलोनी, आपने इतने प्यार से पूरा सुना, इतने संयम से पूरा सुना, थैंक यू वेरी मच। हाँ सलोनी, कुछ पूछना चाहते हो बेटा आप? तो अनिल जी आप रैप अप करेंगे? बिल्कुल मैम, मैं इस पहले तो सलोनी ने आपने फोकस किया उसकी तरफ, मैं बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, देखो कितनी छोटी उम्र है इसकी, देखने से समझने से पता लग रहा है। और इस बच्चे का भी मुझे पता लग रहा है कि वाकई इसने कई डिसीजन ले लिए होंगे कि अब मैंने मम्मी पापा को तंग नहीं करना,
और अब मैं खुद अपनी डाइट का अच्छा मैनेज करूंगी, टाइम से इंसुलिन लूंगी और टाइम से शुगर चेक करूंगी। और जैसे सृष्टि मैम ने बताया, अपनी फिंगर्स को भी ध्यान में रखूंगी कि मैं डेली उसी फिंगर को प्रिक ना करूं। ठीक है। और आशु मैम ने बताया कि खाने की बहुत सारी वैरायटी होती है, जैस्मिन मैम ने बताया। तो आपने वो मम्मा से बताना है कि मेरे को आज डिफरेंट वैरायटी देनी है, मम्मा को भी काम देते रहो। ठीक है, और पापा को घुमाने का काम देते रहो। थैंक यू मैम। Hello. तो यस Hello. प्रीति। यस Can I ask some question, please? यस मैम जल्दी से प्लीज। पूछिए क्योंकि टाइम तो हमारा Uh, खत्म हो रहा है, जल्दी से पूछिए। हाँ मैम, जो मेरी डॉटर है वो 14 इयर्स की है और वो इंसुलिन अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है। मतलब मतलब जैसे अगर उसने कुछ खाना है तो वो, मतलब जैसे अगर उसने चॉकलेट खानी है तो वो अपने हिसाब से लगा के खा लेती है। मतलब जैसे वो है, उसको चाहे ये नहीं है कि सिर्फ हफ्ते में सेम है, उसको हफ्ते में बाहर भी खाने को अलाउड है, सब कुछ अलाउड है कि मतलब आप बता के खा लो। तो वो उसके अलावा भी चीट करके भी बहुत कुछ खाती है और इंसुलिन मैनेज करती है बहुत प्यार से। मतलब बहुत सारी चीजें करने के बाद भी, मतलब अलग अलग लोगों से समझाने के बाद भी। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट 2 या 3 में वो भी है, चेंज हो चुके हैं। लेकिन अब शायद उसकी वो एज ऐसी है या फिर वो इतनी रिबेल करना शुरू हो गई है कि मतलब ये नहीं है वो फिर भी खाती है। मतलब चाहे हम बाहर 1 वीक में एक बार बाहर भी खाते हैं उसके बाद भी। उसके बाद भी। हाँ जी ज्योति मैम, आपका क्या सजेस्ट है? और उसके अलावा जो उसकी टीन एज है, मतलब वो उसका रिबेल दीदी करना। मैम बहुत लंबा क्वेश्चन हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ना, बिकॉज एक्चुअली हमारा टाइम खत्म हो गया है। बेसिकली कभी न लावेंगे टनल जी तो डांटेंगे हमें। हाँ, नहीं बेसिकली मैम आपको कोई प्रोफेशनल चाहिए जो बच्चे के साथ जुड़ जाए और आप पता कर लीजिए अपने डॉक्टर से। और उसमें भी डोंट चेंज वेरी ऑफन, 2-3 साइकोलॉजिस्ट के साथ नहीं हो पाया उसका फायदा नहीं, गलती होगा। और बच्चे के सामने आप साइकोलॉजिस्ट को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वो कौन है उसके लिए, क्योंकि रिवोल्ट स्टेज में है वो उसको भी नहीं सुनना चाहेगी, शी विल नॉट अब्सॉर्ब वहां से भी। तो थोड़ा सा आपकी कंसल्टेशन चाहिए विद योर कंसर्न डॉक्टर। एंड जो राह पकड़ो फिर उसके ऊपर पकड़ के चलना पड़ेगा। इसके रिजल्ट 2 दिन में नहीं आते कि आपने 2 सेशन करे साइकोलॉजिस्ट से और बच्चा बदल गया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months यू विल बी एबल टू रिजॉल्व। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हल नहीं है। ओके, ठीक है, हाँ। ठीक है, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू मैम। एंड मैं बुलाना चाहूंगा हमारी हिमानी जी को, काफी लंबे समय से एसोसिएट है योगदान फाउंडेशन से। और इन्होंने आगे से ही कहा कि सर मैंने इस मीटिंग में रहना है। मैंने कहा ठीक है फिर काम करो। वेलकम हिमानी। थैंक सो यू प्लीज सर। स्टार्ट एंड कंक्लूड द मीटिंग। यस। यस सर। सर जैसे एक पूरे जब हम एक घर बनाते हैं तो हमारे को उसकी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल स्ट्रांग रखनी चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ जो हमारे वाईडीएफ के साथ सारे मेंबर्स वॉलेंटियर्स जुड़े हुए हैं वो इतने स्ट्रांग है जो हमारे फाउंडेशन को और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आगे से आगे बढ़ने के लिए। सर सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी अमरजीत मैम का, जो कि खुद टाइप 1 है और 28 ईयर से डायबिटीज़ के साथ टैकल कर रही हैं। उन्होंने अपना थायराइड भी कंट्रोल करा और कैसे वो अपने लाइफ में योगा को इम्पोर्टेंस देती हैं और उसके साथ अपने साथ डायबिटीज़ को आगे लेके चल रही हैं। और आगे से आगे हम सारे वॉलंटियर्स को समझा रहे हैं कि कैसे हमें योगा के साथ अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखना है और एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। डॉक्टर ज्योति कक्कर मैम, जिन्होंने बहुत अच्छे से फैमिली के रोल को कैसे इम्पोर्टेंस देनी है उसके बारे में बताया है। आप सिंगल फैमिली में हो या जॉइंट फैमिली में हो, कैसे आपको टैकल करना है अपने अपने डायबिटीज को, इसके बारे में बताया है। एडोलसेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया मैम ने, एक डिटेल से। और हमें अपनी लाइफ में डू टू लिस्ट जो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो बताया है। इवन मैं भी अब स्टार्ट करूंगी करना, मैम से सुन के मैंने ये चीज आज लेके अपने साथ जा रही हूँ। हाँ जी सर।
डॉक्टर अंजू विरवानी मैम, जो कि बहुत जब से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है तब से मैम स्टार्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर एक बच्चे को ऐसे समझाते हैं कि वो उनका खुद का बच्चा है और एक एक चीज़ मैम कंट्रोल करना, आपकी डोज को अच्छे से लगाना, सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं मैम। सो मैम थैंक यू, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और आगे हमारे को और समझाते रहिए, हमारे को गाइड करते रहिए। डॉक्टर सृष्टिपुरी मैम, आप भी हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और मैम ने अपनी पीएचडी के दौरान भी फाउंडेशन के साथ जुड़ के और रिसर्च करी और बच्चों को और अच्छे से समझा और मैम हमेशा सपोर्ट करते हैं कि कैसे बच्चों की जो बिहेवियर चेंज हो रहा है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको कैसे देनी चाहिए थोड़े थोड़े करके और डिसीजन मेकिंग में उनका हेल्प होना चाहिए, इसके बारे में भी मैम बहुत अच्छे से बताते हैं। थैंक यू मैम। आज के जो हमारे पैनलिस्ट में आशु मैम भी थे, इन्होंने कैसे अपने बच्चे को जो एक खुद टाइप 1 मॉम है, अपने बच्चे को समझाते हैं और कैसे हर एक चीज़ को टैकल करके आगे से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ वॉलंटियर भी हैं जो कि अपने बच्चों के डाइट का और दूसरों के बच्चों के भी जो आते हैं उनकी डाइट का बहुत अच्छे से मैम ध्यान रखते हैं। तो हम सबको थैंक यू करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े और इस फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करे और बिल्ड करे। We are so grateful and thank you. थैंक यू हिमानी, तुमने बड़े अच्छे तरीके से हमारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और मैम, जैसे लास्ट मीटिंग के दौरान मुझसे कहा गया था कि सर आप जब मीटिंग को इस तरीके से लेवल पे कर रहे हैं तो हमें भी जरूर बताइए कि किस तरीके से हम कनेक्ट हो जाएं और आगे बढ़ें। तो इसी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट है योगदान फाउंडेशन। अगर आप जानना चाहते हैं और कुछ भी और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो योगदान फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे डोनेट को क्लिक करें। जब आप देखेंगे कि इसमें 2 वे में आ जाती है किस तरीके की आप जुड़ करके वाईडीएफ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, कॉर्पोरेट लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे, या आप डायरेक्ट डोनेशन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप डोनेशन पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल भरेंगे और एज पर द रिक्वायरमेंट बच्चों के हिसाब से या अपने हिसाब से आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी बच्चे, अगर आपको लगता है कि आज की मीटिंग आपके लिए वाकई बहुत अच्छी रही है तो अभी सभी अपने आप को अनम्यूट करें और एक जोर से तालियां बजाएं, जो कि बताएगा कि आप सारे स्टूडेंट नहीं है, सब टीचर है। कौन कौन टीचर है? चलो सभी अनम्यूट करें अपने आप को। बहुत बढ़िया। सभी डॉक्टर्स, पैनलिस्ट और हमारे जितने भी मेंबर जो आज फाउंडेशन में जुड़े हैं, सभी गेस्ट, उनको एक धन्यवाद अपनी तालियों के साथ दें। धन्यवाद मैम। जोर से आनी चाहिए आवाज। की तालियों से वाकई पता लगता है कि किस तरीके बच्चों ने इस मीटिंग को पूरा ध्यान से सुना है और आगे भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत ज्योति मैम, थैंक यू डॉक्टर अंजुरवानी मैम, सृष्टि मैम, अमरजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लाइफ को लीड करें, आगे हीरो बनते रहें। आशु जी लेना पड़ेगा आपकी बहुत अच्छी डाइट रेसिपी है जो हम बच्चों के साथ पेरेंट्स के साथ चाहेंगे शेयर करना। यस मैम, एनीथिंग मैम प्लीज। ऐसी मीटिंग में मैम हर बार ये होता है कि हम चाह नहीं पाते कि किस तरीके से कंक्लूड करें, क्योंकि पार्ट ऑफ फैमिली जैसे कहा है ज्योति मैम ने, बाकी बच्चों ने, तो ये बातें चलती रहनी चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर होते रहने चाहिए। अदरवाइज इसके लिए योगा सेंटर, वो वाईडीएफ सेंटर संडे को ओपन होता है और 5 डेज भी ओपन रहता है। कभी भी आकर के आप वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज को जानना चाहे समझ सकते हैं। और साइकोलॉजी से भी कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो आप प्लीज हमसे शेयर करें, हम आपकी बात अच्छे पैनलिस्ट तक, प्रोफेसर तक, लेक्चर तक पहुंचाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स तक पहुंचाएंगे, ताकि आपका और आपकी समस्याओं का जल्दी ही निवारण। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।